हेलो। यस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या मेरा? गुड इवनिंग शेखर, राहुल, तन्वी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग रूपम। हेलो सोहेल, कैसे हो? गुड इवनिंग नावेद, गुड इवनिंग तनुजा, गुड इवनिंग शाहिन। सब क्लियर है? बहुत ही बढ़िया। तीसरा पॉइंट क्या सर, एक्स बेस ए होता है, y इज इक्वल टू log x बेस a इज log फंक्शन। तो फर्स्ट पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, y इज इक्वल टू log x बेस a इज log फंक्शन। सही है। इसमें सारी कहानी तीन बातों पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। कौन कौन सी तीन बातों पे? इट इज डिफाइंड ओनली व्हेन थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। कौन कौन सी तीन कंडीशन? पहला, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, बेस 1 नहीं होना चाहिए। तीसरा, log के पास जो x बैठा वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। तीन बातें। अच्छा सॉरी, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आइए, थर्ड पॉइंट बहुत काम करें। तीसरा पॉइंट क्या सर? ये जो y इज इक्वल टू log x बेस a लिखा है इसमें, log x बेस a जो लिखा है इसमें, ये क्या चीज है? मैंने ये बड़ी काम की चीज है। यहां हम a को हर बार पॉजिटिव लेंगे लेकिन 1 कभी नहीं लेंगे। अच्छा, तो उसके कारण से एक्चुअल में ये कहानी जो होगी दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। एक वो हिस्सा जिसमें a 1 से कम है, एक वो पार्ट जिसमें a 1 से ज्यादा है, ठीक है ना। और यही बात अपनी यहाँ लिखी है। माने हमारे ये log x बेस a माने log फंक्शन होता है, वो बेसिकली दो पार्ट में होता है। एक जिसका बेस 1 से कम हो, एक जिसका बेस 1 से ज्यादा हो। अब इट इज वेरी वेल अंडरस्टूड कि a अगर 1 से कम है तो 0 से तो बड़ा होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि ये तो हमारी पहली शर्त है कि बेस पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ तक की तीन बातें अगर आपने लिख ली हो तो मैं आगे चलता हूँ, है ना। बहुत सिंपल सी बात। अब मैं एक एक करके उठाऊंगा, ठीक है ना। मैं एक एक करके दोनों टाइटल उठाऊंगा, ध्यान से देखना। अब मैं पहले ग्राफ बनाना सिखाता हूँ दोनों टाइटल्स का। लॉग फंक्शन में अगर बेस 1 से बड़ा हो, बेस अगर 1 से बड़ा हो, इफ बेस इज ग्रेटर देन 1 लिख लो, ठीक है। जैसे मैंने जान करके बेस को 2 ले लेता हूँ, क्या ले लिया? 2। तो हम जो ग्राफ बनाने जा रहे हैं वो y इज इक्वल टू log x बेस 2 का ग्राफ है ना। बनाने का तरीका वो अपना 10th वाला तरीका रहेगा। टेबल से पहले दिखा देता हूं मैं। x की जगह पे जैसे 1 2 4 हाफ और 1/4 डाल दिया, सही है। और ये सारी वैल्यू आ रही, मैंने इन्हें मार्क किया, मेरे को नंबर लाइन पे ये सब दिख गया। अच्छा, अगर मैंने x एक्सिस y एक्सिस पे सब देख लिया है तो जैसे मैं इसे कनेक्ट करूंगा, ये जो ग्राफ बना ये log x बेस 2 का ग्राफ बना y इक्वल में। तो याद रखना, जब भी बेस 1 से बड़ा होगा इसका ग्राफ हर बार ऐसा बनेगा। ये मैं आपको वापस याद दिला दूं कि मैंने आपके सामने कल भी बोला था, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बोला था कि log माने पेड़ का स्टेम, याद है ना, वो जो पेड़ होता है उसका स्टेम। और पेड़ का तना अगर सूख जाता है तो बन जाता है डंडा, और डंडे की जरूरत या तो अपन हटाने में लेते हैं या फिर, है ना, या फिर जरूरत पड़ती है बूढ़े आदमी को। किसको? बूढ़े आदमी को, जो वृद्ध होता है ना उसको। लेकिन क्यों? क्योंकि वो थोड़ा झुक के चलता है, और इसी वजह से इसका ग्राफ भी बूढ़े आदमी जैसा ग्राफ है। तो याद रखने के लिए सिर्फ एक सेंसिबल नॉनसेंस बात करिए, क्या याद रखना है? ये बूढ़े आदमी जैसा ग्राफ है। हरकत भी बूढ़े वाली होंगी, बाद में आपको समझ में आएगा, ठीक है। फिलहाल अब जरा समझना, ये तो हुआ ग्राफ। अब ग्राफ के बाद में अब दूसरे ग्राफ की बात करेंगे जब बेस 1 से छोटा हो। ये 10% क्वेश्चंस में ही यूज में आएगा, लेकिन फिर भी हमें सीखना है, सही है। जैसे हम इसमें क्या कर रहे हैं, बेस 1 से छोटा रख रहे हैं, राइट है। अगर मैं बेस 1 से छोटा रखूंगा, ठीक है ना, तो एक जिसके ऊपर अपन बात कर लेते हैं वो किसका ग्राफ है? y इक्वल में log x बेस हाफ का। देखो बेस 1 से कम है, दिख रहा है आपको? बेस हाफ ही रहेगा। अगर बेस अगर 1 से कम है तो कैसे बनेगा ग्राफ? देखो, अगर नंबर लाइन पे वही अपन लोग 1 2 4 हाफ और 1/4 डालते हैं, ठीक है, तो हमारे पास में जो ग्राफ आ रहा है वो ऐसा है। अच्छा, इन्हें मिलाने पर अब की बार वाला ग्राफ ऐसा है। इसका मतलब अगर बाय द वे बेस 1 से कम हुआ तो ग्राफ ऐसा बनेगा, बेस अगर 1 से ज्यादा हुआ तो बूढ़े आदमी जैसा बनेगा। हाँ, बेस 1 से बड़ा, बेस 1 से कम, दोनों ग्राफ किसके? y इक्वल में log x बेस a के। बहुत सिंपल, ठीक है ना। आपको अपनी कॉपी में ये दो ग्राफ बना के रख लेने हैं, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा ग्राफ को थोड़ा और इसकी ऑटोप्सी करते हैं, कैसे सोचते हैं, इससे क्या सीख सकते हैं, राइट है। देखिए सर, अगर बेस अगर 1 से बड़ा है तो ग्राफ ऐसा था, बेस अगर 1 से छोटा है तो ग्राफ ऐसा था। अच्छा, मैं आपके सामने जो चीज रखना चाहता हूं वो दो तरीके से रखूंगा, एक बुकिश मेथड से और एक हमारे नॉलेज के तरीके से। समझना, ये x1 है, ये x2 है। ऑब्वियस बात है, राइट में जाने पर वैल्यू बढ़ती है, तो यहां x2 x1 से बड़ा है। इस टाइटल में भी और इस टाइटल में भी, दोनों टाइटल में x2 x1 से बड़ा है। इसका मतलब हमने ग्राफ में दो पॉइंट रखे हैं और दोनों पॉइंट इस तरह से हैं कि इनपुट बढ़ा रहे हैं, पहले x1 रख रहे हैं फिर और बड़ा इनपुट x2 रख रहे हैं। इनपुट रखने पर आने वाला आउटपुट log x1 यहां है और log x2 यहां है। ऑब्वियस बात है कि log x2 log x1 से ऊपर है। इसका मतलब दुनिया की नजरों में log x2 इज ग्रेटर देन log x1 है। जब इनपुट बढ़ाने पर आने वाले आउटपुट भी बढ़ के आ जाएं तब हम कहते हैं फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ये डेफिनेशन है सर। हाँ, ये डेफिनेशन। इधर क्या हुआ, x1 रखने पर log x1 ऊपर आ रहा है और log x2 कंपैरेटिवली नीचे आ रहा है। इसका मतलब log x2 इज नीचा टू log x1। मजाक नहीं, लेकिन काम की बात, यहां हमने बढ़ाया तो सही इनपुट, लेकिन आउटपुट कम आ गया। इसका मतलब फंक्शन कैसा है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ये तो हुआ एक बात। अब इसी चीज को, है ना, दूसरे तरीके से बोल रहा हूं। अब देखो साहब, आपको अपनी कॉपी में ये नोट डाउन कर लेना चाहिए, बेस 1 से बड़ा, बेस 1 से छोटा, बेस 1 से छोटा, बेस 1 से बड़ा। y इक्वल में log x बेस a के दोनों ग्राफ है, और ध्यान से देखिए, ये लेफ्ट है ये राइट है, दिख रहा होगा। अच्छा, सिमिलरली यहां लेफ्ट होगा, यहां राइट होगा। अगर लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर आपका पेन, यहां लेफ्ट में खड़ा हूं मैं, धीरे धीरे राइट की ओर मूव कर रहा हूं। देखो, धीरे धीरे राइट की तरफ जाता जा रहा हूं, ग्राफ पे चल रहा हूं लेफ्ट की ओर। अगर आपका पेन ऊपर जाए तो इंक्रीजिंग फंक्शन बोल रहा है। अगर लेफ्ट से, देखो लेफ्ट में चलूंगा मैं, लेफ्ट से राइट की ओर चलता जा रहा हूं, धीरे धीरे दिख रहा है आपको, राइट की ओर चलता जा रहा हूं। और अब की बार मेरा पेन कंपैरेटिवली नीचे आ रहा है, नीचे। अगर नीचे आएगा तो इस फंक्शन डिक्रीजिंग है, अगर ऊपर जाए तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। ऐसे याद रखना है। यस गाइस, क्लियर है सभी लोगों को लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है? y इज इक्वल टू log ax। y इज इक्वल टू log ax क्या है? लॉगरिथमिक फंक्शन है। ये डिफाइन कब होगा? जब a का वैल्यू पॉजिटिव हो, a 1 नहीं होना चाहिए, और x जो लिखा हुआ है वो पॉजिटिव होना चाहिए। और अगर आपके पास ऐसा है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? x इज इक्वल टू a की पावर y, ट्रांसफॉर्म कर दिया इसको। यस, किसी को अगर डाउट नहीं है तो बेटा एक बार एनडी लिख दिया करो अपने आप, बिना पूछे। अब तक तो आदत पड़ जानी चाहिए, टाइम हो गया। हाँ ठीक है, बहुत ही। स्ट्रिक्टली क्या है? स्ट्रिक्टली मतलब वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज होगा। एक बच्चा स्ट्रिक्टली अपनी प्रोग्रेस को इंक्रीज कर रहा है, वो हमेशा इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट भी हो रहा है। देखो, इंक्रीजिंग का मतलब होता है ये कि इंक्रीज हुआ, प्रोग्रेस इंक्रीज हुई, फिर कांस्टेंट हो गई, फिर इंक्रीज हुआ, मतलब डिक्रीज नहीं हुआ बच्चे में, है ना। स्ट्रिक्टली मतलब होता है, लिख लेना। हाँ बेटा, जब तक मैं समझा रहा हूँ तब आप डाउट है तो लिख दो, फटाफट से लिख लो, कितनी देर लिखने में। स्ट्रिक्टली मतलब क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये शाइन लिख लो, हो गया। जब सर भी समझा रहे होते ना, एक चीज आपने पढ़ी, सर का समझ में आ गया, आप सर दोबारा समझाते, 3 बार समझाते हैं, तो जब भी आप लिखा करो, ठीक है। ठीक है, दो तरीके के ग्राफ बनते हैं। कब? जब बेस का वैल्यू 1 से बड़ा है तो ऐसा बनता है, जब बेस का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो ऐसा बनता है। आई होप सबको क्लियर होगा, सबने बना भी दिया होगा। क्लियर है सभी को? यस, चले आगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपको समझ में आएगा कि हम अगर एक इंक्रीजिंग फंक्शन पे अगर बेस 1 से बड़ा है, लॉग लगा रहे हैं या लॉग हटा रहे हैं, तो साइन ऑफ इक्वलिटी चेंज नहीं होगा। अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब ए का वैल्यू, बेस का वैल्यू 1 से छोटा है, और अगर अपन लॉग लगा रहे हैं या लॉग हटा रहे हैं, तो साइन ऑफ इक्वलिटी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। चलें आगे। अब देखो, अभी तक हमने सिर्फ लॉग ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में पढ़ा, उसका ग्राफ देखा, ठीक है। अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं तो डोमेन में तो क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ आप x जो है वो 0 से इन्फिनिटी ले सकते हो, ठीक है। और जो रेंज है, रेंज जो है वो आपको हर रियल नंबर मिल रहा है, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक।
ठीक है। अब देखो हमारे पास लॉग की कुछ एक और प्रॉपर्टीज है, बेसिक प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी वो है, अब कुछ एक और प्रॉपर्टीज है लॉगरिथमिक फंक्शन की। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, देखते हैं ना। ये हमारे पास में ग्राफ है, ठीक है ना। अच्छा, ये अगर हमारे पास में जो ग्राफ है इस पे अगर भाई मैं ये वाला जो पॉइंट है इसे मार्क कर रहा हूं, ठीक है ना, ये लाइन को मैंने मार्क कर दिया। ये लाइन कौन सी है, x = 1 की लाइन है। इसके आगे ये पॉइंट 1,0 है। 1,0 होने का मतलब भी समझा देता हूं। 1,0 होने का मतलब है कि हमने x की जगह 1 डाला और आंसर 0 आया। x की जगह 1 डाला और आंसर 0 आ रहा है, ये बात। अच्छा, अब मैं जैसे ही x की वैल्यू 1 से बड़ी जाऊंगा तो 1 से बड़ी वैल्यू यहां मिलती है। अब जैसे मैं जाऊंगा तो मेरा ग्राफ धीरे-धीरे यहां चलना चालू हो जाएगा। मैं x बढ़ा रहा हूं, मेरा ग्राफ धीरे-धीरे ऊपर जा रहा है। किसके ऊपर, x एक्सिस के ऊपर। x एक्सिस के ऊपर अगर ग्राफ जाए तो पॉजिटिव है, ठीक है ना। जब मैंने x बढ़ाया तो आंसर पॉजिटिव आया, लॉग पॉजिटिव आया। कब, जब मेरा a 1 से ज्यादा है। ए बोले तो बेस अगर 1 से ज्यादा होगा तो x की वैल्यू 1 से बढ़ाने पर आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर बेस 1 से ज्यादा है और x की वैल्यू अगर 1 से कम, यहां एक है और पीछे सारी वैल्यूज 1 से कम वैल्यूज हैं। अगर 1 से कम वैल्यूज हैं तो 1 से कम वैल्यू होने पर ग्राफ नीचे आया, माने x एक्सिस के नीचे आया, माने ग्राफ नीचे है, माने ग्राफ नेगेटिव, माने ग्राफ x एक्सिस के बिलो है, माने आंसर नेगेटिव है, माने लॉग नेगेटिव हो गया। तो जब x 1 से कम होगा तो आंसर नेगेटिव होगा। अब समझते हैं इसका क्या मतलब है। जैसे लॉग बेस में 2 लिखा है, अगर मैंने वैल्यू 3 डाल दी तो आपको पता है ये वैल्यू 1 से ज्यादा है, 1 से बड़ी। अगर 1 से बड़ी वैल्यू डाली तो आंसर पॉजिटिव आएगा। अब अगर मैंने लॉग बेस में 2 वैल्यू अगर 1 से कम डाल दी, जैसे हाफ, तो आंसर नेगेटिव आएगा, तो आंसर नेगेटिव आएगा। मतलब सारा खेल एक पे डिपेंड करता है। अगर ये एक्जैक्टली 1 डाली होती तो आंसर 0 आता, ये कह रहा है। बात समझ में आई आपको? ऐसे तो मेरे साथ-साथ आपको ये लिख लेना चाहिए, सही है। अच्छा, अगर एक्जैक्टली ए ही डाल दिया होता, माने कहने का मतलब अगर यहाँ बेस में 2 डाल दिया तो आंसर 1 आता, ये बात ये कह रहा है। अच्छा, हाँ, और अगर वैसे बाय द वे बेस में अगर 2 है और आपने बेस से ज्यादा वैल्यू डाल दी, जैसे बेस कितनी है 2, तो 2 से ज्यादा वैल्यू डाल दी, आंसर 1 से भी बड़ा होगा। सर 0 से बड़ा तो नहीं हो गया, लेकिन मैंने कहा अगर 2 से बड़ी वैल्यू डाल दी, बेस से बड़ी वैल्यू डाल दी, कब, जब हमारा बेस 1 से ज्यादा है, तो बेस से बड़ी वैल्यू डालने पर आंसर 1 से बड़ा होगा। और यही अगर बेस से छोटी वैल्यू डाल दी होती, जैसे 1.5, तो आंसर 1 से छोटा होता। अच्छा, ठीक है, और ये तो इसका कॉपी किया है दोबारा। अच्छा, इधर क्या होगा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इस लॉग के डंडा पड़ते ही इसके चरणों में x वहीं रह जाएगा और ये एक ही बार क्या हो जाएगा, ये लिखा है। माने अगर फंक्शन इंक्रीजिंग हो तो साइन ऑफ इक्वलिटी चेंज नहीं होता, ठीक है। हाँ, यहां तक बात उम्मीद है समझ में आ गई होगी ना। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करता हूं। अब ये मान अगर आपके पकड़ में आ गई तो अगला, अब इसमें थोड़ा सा चूंकि तो 10% ही काम आता है, लेकिन फिर भी बता रहा हूं, राइट है। ये बिल्कुल इसका थोड़ा सा जगह पे उल्टा है, राइट है। क्या क्या है देख लेते हैं एक बार जरा। ये हमारा ग्राफ है, ये x = 1 की लाइन है, थोड़ा सा इसको यहां खींच देता हूं, ये x = 1 है, राइट है। अगर ये x = 1 है तो 1 पे 0 आ रहा है, इसलिए 1 पे 0 होगा। अगर 1 से आगे बढ़ता हूं तो मेरा ग्राफ यहां है, माने बिलो x एक्सिस है, माने आंसर x एक्सिस के नीचे, माने आंसर नेगेटिव होगा। इसीलिए 1 से बढ़ने पर आंसर नेगेटिव होगा, 1 से पीछे जाने पर आंसर पॉजिटिव होगा। ठीक, अगर जितना बेस है उतना ही रख दिया जाए तो आंसर 1 होगा, सही है। मैं पिछले वाले इसको देख करके काफी हद तक समझा जा सकता है। मैं एग्जांपल रख रहा हूं, राइट है, एक एक करके। जैसे मैंने बेस हाफ लिया, बेस 1 से छोटा, अगर हाफ ही रख दूंगा तो 1 आएगा। अगर मैंने लॉग बेस में हाफ रखा और यहां पर हाफ से आगे गया, माने अब ध्यान से समझना, मैं पहले हाफ रख देता हूं, राइट है। अब यहां पे अगर बाय द वे जैसे मैंने क्या किया, x 1 से बड़ा रखा, माने मैंने जैसे 2 रख दिया तो आंसर नेगेटिव आएगा। अगर मैंने बेस 1 और 0 के बीच में रख दिया, जैसे 1/3, तो आंसर पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर ठीक हाफ ही रख दिया तो आंसर 1 आएगा, सही है। और अगर मैंने बेस हाफ रखते हुए यहां बना दिया तो आंसर 0 आएगा। ये एक्चुअली में इंटरमिनल में, ठीक है ना, यहां तक बात है। अच्छा, यहां सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर मैंने इसे लॉग को किक आउट किया तो x तो वहीं रह जाएगा, ये एक ही बार क्या हो जाएगा, लेकिन क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग है इसलिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। फंक्शन डिक्रीजिंग लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइटल है, लिख लिया। गाइस क्लियर है सभी लोगों को ये सारी प्रॉपर्टीज? देखो सारी प्रॉपर्टी डिराइव होती है ऑन द स्पॉट विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। अगर आपको ग्राफ ढंग से याद है तो सारी प्रॉपर्टीज डिराइव हो जाएंगी एट द मोमेंट। यस गाइस क्लियर है, सबने लिख ली सारी प्रॉपर्टीज? बोलो एक बार। बेटा रिप्लाई नहीं कर रहे, आज कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो बताओ एक बार मेरे को। वैसे तो रिप्लाई करते हैं, आज नहीं करते। चले आगे, है ना। सेम ये वाली प्रॉपर्टीज किसके लिए है, जब हमारे पास जो बेस है वो 1 से छोटा है और 0 से क्या है बड़ा, ठीक है। ये भी आई होप सबने लिख लिया होगा, राइट। लिख लिया कि और समय चाहिए सर लिखने के लिए? चले आगे, आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं ना, हमें ये पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है। मोर टाइम चाहिए लिखने को, फटाफट से लिखो साथ में। यस, मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ इस पूरे को लिखने में, हालांकि 1 मिनट से कम लगता है, छोटे छोटे 4 पॉइंट है, फटाफट से लिखो ना, आधा मिनट बचा। हो गया डन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1 मिनट से पहले लिख लिया। हाँ, अब देखो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा गलत है। ए के लिए जब ए का वैल्यू बेस का वैल्यू 1 से छोटा है तो पहले ग्राफ बना लो, ये रहा, है ना। अब ये बोल रहा है कि अगर x का वैल्यू 1 से बड़ा है, मतलब ये 1 है, अगर मैंने x का वैल्यू 1 से बड़ा लिया तो log का वैल्यू नेगेटिव आता है, बिल्कुल सही लिखा है, तो हमें तो इंटरेस्ट ढूंढना है, तो मेरा आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। अगर x का वैल्यू a से छोटा है, मतलब a 1 से छोटा है और अगर x का वैल्यू a से छोटा है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहीं पे a आ रहा है, ठीक है, तो log a x 1 से बड़ा आएगा, बिल्कुल बड़ा आएगा सर, ये भी सही है, बट हमें तो गलत ढूंढना है, गलत है। अगर x का वैल्यू जो नंबर है वो 1 से छोटा है तो क्या बेस का वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में आएगा? क्या देखो, अगर बेस 1 ने 1 से छोटा लिया है, बेस हमने क्या ले लिया, 1 से छोटा ले लिया, ठीक है। बेस नहीं, नंबर, बेस तो 1 से छोटा लिया हुआ है, नंबर जो है वो हमने 1 से छोटा ले लिया है, ठीक है। तो क्या नंबर जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में आएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो यहाँ पे ज्यादा भी आ रहा है ना, ज्यादा भी आ सकता है, 0 से 1 के बीच में भी आएगा। अगर मैं मान लो यहाँ का नंबर लेता हूँ तो 0 से बना जाएगा, बट अगर मैंने यहाँ वाला नंबर ले लिया, ये वाला, तो ये 1 से बड़ा आएगा, तो ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो बिल्कुल गलत है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्लियर है, डायग्राम हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अब देखो हमने लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ लिया है, एक बताना दोबारा स्वरूप। देखो ए को देखो एक बार, ए में क्या बोल रहे हैं, देखो ग्राफ कौन सा है हमारे पास, ये वाला, ठीक है। अगर नंबर 1 से बड़ा है, मतलब नंबर यहाँ पे नहीं होगा, जैसे 2 ये 1 होता है, ये 2 हो गया। अब 2 पे आंसर नेगेटिव आ रहा है, हाँ, तो ये तो सही है, हमें ढूंढना है इनकरेक्ट वाला। व्हाट स्वरूप, क्लियर है, हमें ढूंढना था इनकरेक्ट, गलत कौन सा है इसमें, तो ये तो बिल्कुल सही है। चले आगे। अब देखो लॉगरिथमिक फंक्शन से रिलेटेड, लॉगरिथमिक से रिलेटेड सारी बातें हमने कर ली हैं। एक बात और बची है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, और इसी बात से रिलेटेड हमारा आने वाला टॉपिक भी है, तो बड़े ध्यान से देखना इस वीडियो को, बहुत काम में आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखें इस वीडियो को ध्यान से।
बड़ा कमाल का टाइटल है। आने वाले टाइम पे कई ऐसे क्वेश्चन हम लोग करेंगे जिसका सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटिसा इलाज है। करना क्या है? ठीक है, करना ये है कि आपको सबसे पहले दो डेफिनेशन समझ लेनी है। कौन सी दो डेफिनेशन समझ लेनी है? आपको ये बात याद रखना है कि लॉग है ना भाई, लॉग ऑफ एनी नंबर, लॉग ऑफ एनी नंबर, ठीक है ना, एनी नंबर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। ये हमेशा दो पार्ट्स को कंसिस्ट करता है। क्या बोला मैंने? लॉग का कोई भी वैल्यूज होता है वो हमेशा दो पार्ट्स में होती है। कौन कौन से दो पार्ट होती है? एक तो होती है इंटीग्रल पार्ट और दूसरा होता है फ्रैक्शनल पार्ट। लॉग की वैल्यू दो पार्ट्स में होगी, इंटीग्रल पार्ट्स एंड फ्रैक्शनल पार्ट। वेरी गुड, इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिएगा, फ्रैक्शनल पार्ट। अब मैं आपको वापस याद दिलाना चाहता हूं कि इसमें जो लॉग की वैल्यू लॉग की चल रही है, मतलब लॉग को वैल्यू देता है। हां, लॉग हर बार कोई ना कोई वैल्यू देता है। उसके दो पार्ट होते हैं, एक का नाम होता है इंटीग्रल पार्ट, वो देख के बदल जाएगा, और एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, इसमें जो इंटीग्रल पार्ट है, हियर इंटीग्रल पार्ट इज कैरेक्टरिस्टिक, राइट है, एंड फ्रैक्शनल पार्ट फटाफट से लिख लीजिएगा इज मेंटिसा। ये हमेशा मेंटिसा रहेगा। इसका मतलब ये कि इसके दो पार्ट होते हैं लॉग की वैल्यूज के, जिसमें जो इंटीग्रल पार्ट होता है वो क्या रहता है? कैरेक्टरिस्टिक, और फ्रैक्शनल पार्ट रहता है मेंटिसा, राइट है। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 पे आ जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। ये अपने में तीनों में से कोई भी वैल्यू ले सकती है, इसको कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, मेंटिसा कांट बी नेगेटिव। ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, बहुत सिंपल, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, आइदर या तो जीरो होगी या फिर जीरो से बड़ी होगी। अच्छा, सेकंड पॉइंट है ना, एंड रिमेन्स इन फ्रैक्शंस ओनली। ये हमेशा फ्रैक्शंस में रहती है। कहने का मतलब है, इट ऑलवेज, मेंटिसा जो है ऑलवेज बिलोंग्स टू 0 to 1। ये हमेशा 0 से 1 के बीच में रहेगी, राइट है। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए किसी ने कहा log a बेस b है, इसके दो पार्ट हो गए, इसके दो पार्ट हो गए, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा। यहां पर अल्फा को हम लोग नॉर्मली कैरेक्टरिस्टिक और बीटा को नॉर्मली मेंटिसा बोलते हैं, ऐसा डिनोट भी करते हैं। यहां मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि बीटा मेंटिसा है, इसलिए बीटा बिलोंग्स टू 0 to 1 होगा। उल्टा इसको देखकर भी क्लिक कर जाता है लोगों को कि वो शायद क्वेश्चन के अंदर बीटा देखते क्लिक कर जाता है, ये तो मेंटिसा वाला पार्ट है, तो ऑटोमेटिकली अल्फा जो होगा वो कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जांपल एक फेमस जो log का वैल्यू है वो है 34.56, ठीक है, टू द बेस 10। ठीक है, टू द बेस 10। नॉर्मली लॉग में बेस 10 माने कॉमन लॉग के अंदर वैल्यूज को निकाला जाता है, इसको लिख लेना। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है ना वो होती है 1.5386। ठीक है, ये लॉग टेबल में अवेलेबल है। लॉग टेबल आजकल आउटडेटेड हो गई है, लेकिन किसी टाइम पे पूरी तरह से बहुत चलन में थी, बहुत फैशन में थी, इसी से सारी कैलकुलेशंस होती थी। इवन जिन जगह जिन एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर की जाती होती थी, वहां लॉग टेबल या रूल टेबल की जाती हुआ करती थी। ठीक है, तो कहने का मतलब किसी टाइम पे चला करती थी, लेकिन हमें इससे काफी सारी चीजों को अभी भी सीखने का मौका मिलेगा। मैंने कहा लॉग को लॉग की तरह से ना देखें, इसे अपनी अलजेब्रा को एनहांस करने वाले चैप्टर की तरह से देखें तो ज्यादा फायदेमंद है। फिलहाल हम इस पे ही रहें तो बेटर है। इसमें आप देखेंगे इसे 1 + 0.5386 लिखा जा सकता है। आंसर लिख सकते हैं। इसमें जो 1 है वो अपने आप में कैरेक्टरिस्टिक है। क्यों? क्योंकि ये इंटीजर है। अच्छा, 1 इंटीजर है और ये डेसिमल के बाद वाला सारा फ्रैक्शन है। बिल्कुल सही कहा, ये आपका फ्रैक्शन पार्ट है। ठीक है ना भाई, ये सब क्या है? फ्रैक्शन है। अगर ये फ्रैक्शन है तो ये जरूर सर मेंटिसा होगा। बिल्कुल सही बात, ये वाला पोर्शन मेंटिसा है और वो वाला पोर्शन कैरेक्टरिस्टिक है। ये भी मेरा ख्याल है एक नोट डाउन करने लायक बात है, राइट है। अच्छा सर, अगर भाई दे यहीं पे मैं आपको एक और चीज इंटरेस्टिंग और बता दूं कि यही अगर log 3.456 होता, log अगर 3.456 होता और बेस 10 होता तो इसकी वैल्यू 0.5386 होती। तो इसका मतलब ये कि कैरेक्टरिस्टिक होता 0 और जो मेंटिसा वाला पार्ट होता वो आज भी 0.5386 ही होता। अच्छा, ये बात अब चलते हैं आगे जल्दी से। यहां तक की बात अगर आपने नोट डाउन कर ली है तो हमारे लिए अगला पॉइंट बहुत काम का है। मेरा ख्याल है हो गया, यहां आसपास में सभी का हो गया नोट डाउन। नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटिसा में नॉर्मली हम लोग बेस 10 के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, हालांकि क्वेश्चंस को हम बेस 3 पे भी करेंगे, बेस 5 पे भी करेंगे। लेकिन अगर इसकी बात करते हैं तो ये हमेशा दो पार्ट होंगे, इंटीग्रल पार्ट एज वेल एज फ्रैक्शन पार्ट। चले भाई, इंटीग्रल पार्ट एज वेल एज फ्रैक्शन पार्ट। तो मेरा ख्याल है ये आपने ऑलरेडी लिखा है। ठीक है, हाँ भाई, अब यहां पर एक और काम की बात है। हम log n बेस 10 को अक्सर i + n f की फॉर्म में लिखा हुआ पाएंगे, कहां? बुक्स में भी और इधर उधर भी कई बार क्वेश्चंस के दौरान भी। तो हमें ये जान जाना चाहिए कि i स्टैंड फॉर, i का यहां मतलब क्या है? i स्टैंड फॉर इंटीग्रल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट हियर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल f। सो इट इज वेरी वेल अंडरस्टूड दैट f विल ऑलवेज रिमेन बिटवीन 0 to 1। मेरा मतलब ये वाली बात आपको परेशान नहीं कर रही। ठीक है, अच्छा, ये तो सभी को पता चल गया कि i अगर इसका इंटीग्रल पार्ट है तो एज वेल इट इज आल्सो नोन एज कैरेक्टरिस्टिक एंड दिस पार्ट इज मेंटिसा। द सेम थिंग इज रिटन हियर। चलेंगे, हम ऑलरेडी इस पे बात कर चुके हैं, है ना भाई। नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं। तो फिलहाल हमारे लिए दो चीजें जो भी काम की उनके ऊपर चर्चा करता हूं। रेडी? देखिए, तो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमेशा 10 की या तो पॉजिटिव डिग्री होगी या नेगेटिव डिग्री होगी। ठीक है भाई, जैसे इस चीज को यूं अभी आने वाले टाइम में अपन वी विल ट्राई टू मेक इट अ लिटिल बिट बेटर। अभी समझाता हूं कैसे, है ना। ये कैसे होगा? मेंटिसा तो खैर 0 से 1 होगा, वो तो सर वेरी वेल अंडरस्टूड है कि वो तो हमेशा नॉन नेगेटिव होगा। हां, बिल्कुल सही कहा। अब जैसे मान लीजिए कि अगर किसी ने हमारे को log a बेस b की वैल्यू x दे दी है, ठीक है ना, मैंने तो आपको शुरू से कहा कि हम यहां पे log की वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू x मान लेते हैं। अगर x मान लेते हैं तो x अपने आप में एक इंटीजर पार्ट होगा और एक फ्रैक्शन पार्ट होगा। अब यहां एक नई चीज सीखिए, ये जो लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअल में बॉक्स x कहलाता है। ठीक है, इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x भी बोलते हैं। ठीक है, ये हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ करके आने वाले समय में चैप्टर्स में पढ़ेंगे और किसी टाइम पे हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक बनेगा। ठीक है, मैंने मैथ्स में बहुत ही बड़ा मुकाम है जिसकी आज हम लोग सिर्फ बेसिक पे बात करेंगे, हमारे सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म तक बात करना होगा। राइट है? अच्छा, और ये जो चीज है जो ये कर्ली ब्रैकेट में लिखी है, फ्रैक्शनल पार्ट x कहलाती है। फ्रैक्शनल पार्ट x, उससे पहले वाला कहलाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। कुछ लोग इसे jf से भी कहते हैं, कुछ लोग इसे बॉक्स एक्स कहते हैं, और अपना तो प्यार से इसे डब्बा बुलाने का रिवाज है। ठीक है, डब्बा डब्बा लगा दिया, लेफ्ट चला गया, ऐसा बोलते हैं नॉर्मली। ठीक है, फिलहाल ये सभी को पता चल गया कि दिस पार्ट इज इंटीग्रल पार्ट है और द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x, और ये अपना कैरेक्टरिस्टिक भी है, सभी को आईडिया है ना भाई, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं। ठीक है, और ये जो दूसरा वाला है दिस दैट इज फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ x। ठीक है, दिस इज फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ x। अच्छा, ये अपने आप में मेंटिसा भी है। बहुत बढ़िया, इतना सबको आईडिया है ना। हम एक ही चीज को तीसरी बार लिख रहे हैं, हमने अभी तीसरी बार सुना है यही बात। ठीक है, कि log की वैल्यू के दो पार्ट होते हैं, एक इंटीजर एक फ्रैक्शन। ठीक है, इंटीजर पार्ट को कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। अब हमने उसे x बुलाना चालू कर दिया, लेकिन एक नई चीज दुनिया में आ गई भाई, वो है डब्बा x। राइट है, यस गाइस, क्लियर है सभी को व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा क्या होता है? किसी भी लॉग का इंटीजर पार्ट उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है और जो फ्रैक्शन पार्ट होता है वो उसका क्या होता है? मेंटिसा। ओके, हर एक नंबर को आप उसके दो पार्ट में तोड़ के लिख सकते हो। एक होता है उसका इंटीजर पार्ट और एक होता है उसका फ्रैक्शन पार्ट। ये कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा हमने लॉग वाले नंबरों के लिए अलग से डिफाइन कर दिया है। ठीक है, अब देखो एंड में जाते जाते आपने सुना होगा कि इंटीजर पार्ट, इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब इस वीडियो में हम एक नया फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही ज्यादा। तो बेटा इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। मिलते हैं इस वीडियो के बाद। ओके, रियल फंक्शन है r से
तो हम लोग इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। ये अपने आप में ऐसे होता है। अच्छा, ये x बिलोंग्स टू r के लिए होता है, माने इसमें सारे नंबर का वेलकम, हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इतना लिखते ही हमने एक तरह से आपको डोमेन बोल दिया, आप समझ लो, क्योंकि फंक्शन r से r में है, इसका मतलब ये कि डोमेन के बारे में हमने स्टेटमेंट क्लियर कर दिया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का डोमेन जो होता है वो r होता है। अच्छा, ये क्या करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर अज्यूम्स द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। इसका मतलब समझो, इसका मीनिंग ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो होता है माने वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू x के बराबर होता है। बहुत काम की चीज है ये, कब इक्वल होता है और कब लेस देन होता है, यहां ध्यान से सुनना। अगर बाय द वे ग्रेटेस्ट इंटीजर में जाने वाला नंबर एक इंटीजर है, तब ये उसी इंटीजर के इक्वल होता है। माने कब इक्वल होता है, जब x अपने आप में इंटीजर हो। कब लेस देन होता है, जब x अपने आप में नॉन इंटीजर हो। अगर x अपने आप में नॉन इंटीजर है तो जो नॉन इंटीजर x होगा, ठीक है ना, वो आने वाले नॉन इंटीजर से छोटा होगा। सही है। अच्छा, तो सही, जो छोटा होगा आपने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर है। हां, अब छोटे इंटीजर में जितने भी इंटीजर होंगे उससे उनमें सबसे बड़े को चुनेगा। बहुत कंफ्यूजिंग है सर, बहुत कंफ्यूजिंग है ना, सुनो ध्यान से। अगर मैंने x के नाम पर ग्रेटेस्ट इंटीजर में 12 रखा तो 12 का आंसर 12 होगा। मैं पहले बेसिक सिखा रहा हूं, ठीक है, फिर मैं हटा लूंगा इसे। अगर मैंने नॉन इंटीजर में मान लो 12.45 रख दिया, सही है, तो जैसे ही मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर में 12.45 डालूंगा तो 12.45 ऑब्वियस ही बात है 12 के बाद पड़ेगा। ये अपने से लेस देन, अपने से छोटे सारे इंटीजर को कॉल करेगा। तो 12.45 12.45 से छोटे कितने इंटीजर हैं सोच लो। 12 उससे छोटा इंटीजर है, 11 भी उससे छोटा इंटीजर है, 10 भी उससे छोटा, 9 भी उससे छोटा, 8 भी उससे छोटा। किससे छोटा, 12.45 से छोटे इंटीजर रखो। तो ऐसे तो सर इनफाइनाइट इंटीजर आते हैं, हां, माइनस इनफाइनाइट से और 12 तक बहुत सारे इंटीजर आएंगे। उन सभी इंटीजर्स में जो कि उससे छोटे हैं, उन सभी इंटीजर में ग्रेटेस्ट कौन है, माने सबसे बड़ा इंटीजर कौन है। क्या 10 सबसे बड़ा है, नहीं। 11 तो उससे बड़ा है, क्या 11 सबसे बड़ा है, नहीं। 12 उससे बड़ा है, अच्छा फिर 12 सबसे बड़ा है, तो एक बच्चे दिमाग में नहीं सबसे बड़ा तो 13 है। मैंने 13 क्या 12 पॉइंट क्या 12.45 से छोटा होने लग गया क्या आजकल, नहीं। इसका तो 12.45 से छोटे जितने इंटीजर थे उनमें जो सबसे बड़ा है, उनमें जो सबसे ग्रेटेस्ट है वो इंटीजर हमारा आंसर होगा। और सबसे बड़ा कौन है, 12। तो इसका मतलब ये कि 12 इज ग्रेटेस्ट इंटीजर व्हिच इज लेस देन 12.45, सो वी कॉल इट कि 12 ही सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर है, माने किसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 12 है। ये तो हुआ बहुत साइंटिफिक तरीका। तो कैसे सोचेंगे सर, हां, इसलिए इसे ऐसे नहीं सोचते, हमने इसके सोचने का बहुत सिंपल मेथड बताया था। ये तो इसका नोट 1 मेरे पास समझाने के लिए था, ज्यादा लिखने का नहीं है। समझ में आए वेल एंड गुड, ना आए चलेगा। इसकी जगह आपको नोट 2 पे ध्यान देना है। सेकंड नोट क्या कहता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x गिव्स, है ना, ऑलवेज, ठीक है ना, इट्स लेफ्ट साइड्स इंटीजर्स वैल्यू फॉर नॉन इंटीजर्स। मैं जो लिख रहा हूं मैं अभी थोड़ी देर बाद में इसे वॉश भी करूंगा, इसलिए मेरी जगह छोड़ते जाना, राइट है। मैं खुद भी अपनी तरफ से अपने लिए जगह ढूंढ रहा हूं, इसमें आप जल्दी लिख लो। लिख लिया, अब समझो। मान लीजिए किसी ने 12.45 डाला होता तो मैं नंबर लाइन पे जाता, मुझे पता है ये 12 है, ये 13 है और बीच में कहीं 12.45 है। जैसे ही इसे डब्बा पहनाएंगे ये अपने लेफ्ट की ओर दौड़ेगा और जो पहला इंटीजर इससे टकराएगा वो है 12 और उसे अपना आंसर कोट कर देगा। क्या, हां, यही सिखाया था मैंने आपसे। अगर कोई पूछे 7.09 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो नंबर लाइन पे जाइए, 7 और 8 के बीच में शुरुआत में 7.09 मिल जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर पहनाते लेफ्ट में कौन है पहले, 7, वो 7 आंसर दे देगा। अगर यही माइनस का 7.09 होता तो नंबर लाइन पे जाइए, नंबर लाइन पे जाते आपको पता लगेगा -7 होता है, -8 होता है, यहां होता है माइनस का 7.09। तो जैसे आप इसे डब्बा पहनाएंगे ये लेफ्ट में दौड़ेगा और जो पहला इंटीजर वो है -8, अपना आंसर कोट कर देगा। कब, जब अंदर नॉन इंटीजर गया। जब अंदर नॉन इंटीजर जाए तो लेफ्ट वाले को पकड़ता है, लेफ्ट वाले पहले इंटीजर को पकड़ता है, ठीक है। और अगर इंटीजर चला जाए तो वही आंसर को बना देता है। माने यही अगर 7 गया होता तो आंसर 7 होता, अगर -7 गया होता तब भी -7 होता। अच्छा, मतलब नॉन इंटीजर होने पर लेफ्ट वाले इंटीजर को पकड़ेगा और इंटीजर होने पर इंटीजर देगा। यस गाइस, क्लियर है सभी को ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट क्या होता है, ग्रेटेस्ट फंक्शन क्या होता है। पहली बात तो इसको हम इससे डिनोट करते हैं, ये हमेशा x या x से छोटा होता है। x के बराबर कब होगा, जब x इंटीजर होगा, अगर x इंटीजर नहीं है तो उससे छोटा, ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसका ग्राफ बनाना सीखते हैं, ग्राफ बनाना। तो ग्राफ बनाना मैं आपको सिखाता हूं, थोड़ा सा कोशिश करता हूं सिखाने की। देखो कोई भी नंबर अगर x है वो 0 क्लोज से लेके 1 ओपन तक है। सर आपने 1 पे क्लोज क्यों नहीं लिया, क्योंकि जैसे ही x का वैल्यू 1 होगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा। तो मैं बात कर रहा हूं 0 से 1 में, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 0 आएगा नहीं आएगा। कोई भी नंबर अगर 1 क्लोज से लेके 2 ओपन तक है तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो 1 आएगा, और जैसे ही वो 2 होगा वैसे ही वो 2 हो जाएगा। जैसे x का वैल्यू 2 होगा तो 2 से लेके 3 तक कितना आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू 2 आएगा सर। अच्छा, अगर x का वैल्यू -1 से लेके 0 ओपन तक है तो क्या आएगा सर, -1 आ जाएगा उस केस में। हाँ या ना बोलो एक बार। अगर x का वैल्यू -2 से लेके 1 -1 तक ओपन है तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, -2 आ जाएगा। अब थोड़ा सा ग्राफ बनाते हैं, थोड़ा सा बनाएंगे, पूरा बनाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे 0 ले लिया, ये 1 ले लिया, ये 2 ले लिया, ये 3 ले लिया, ये 4 ले लिया, ये 5 ले लिया। यहाँ पे ये -1 ले लिया, ये -2 ले लिया, ये -3 ले लिया, ये -4 ले लिया। -1 -2 -3 -4, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4। अब आगे बढ़ते हैं ना। अगर x का वैल्यू 0 क्लोज से लेके 1 ओपन है, मतलब 0 क्लोज से लेके 1 ओपन, यहाँ पे आ जाएगा ओपन। y का वैल्यू कितना आ रहा है, y का वैल्यू 0 आ रहा है, 0 बना दिया। अब जैसे ही x का वैल्यू 1 हुआ y का वैल्यू फटाक से 1 की तरफ पहुंचेगा और 1 से 2 में वो वहीं रहेगा और 2 पे क्या आ जाएगा ओपन, और जैसे ही वो 2 होगा वो 2 पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से 3 वो ओपन रहेगा, 3 पे ओपन रहेगा, और जैसे ही 3 होगा वो 3 बनेगा ऐसा। हाँ या ना बोलो एक बार। नेगेटिव देखो -1 पे बने और -1 है और ये ऐसा होगा यहाँ पे, ठीक है। इसको अपन स्टेप अप फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, स्टेप बन रही है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है सभी को, फटाफट से नोट डाउन कर लो ये चीज, ठीक है। अच्छा अब देखो इसी चीज से मैं एक चीज और रिलेट कर सकता हूं। देखो एक बार देखो, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 था तो -1 से 0 था, 0 पे 0 से 1 था, 1 पे 1 से 2 था, तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू k होगा, देखो 0 के लिए 0 से 1 ज्यादा, तो ये x का वैल्यू कहां से कहां होगा बेटा, k से लेके k + 1 तक। देखो अरुण, हमने कुछ नहीं किया, हमने चेक किया कि अगर x का वैल्यू -1 से 0 है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, -1। 0 से 1 के लिए कितना आएगा, 0। 1 पे ओपन है क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 का कितना होता है, 1 होता है। 1 से 2 में आएगा, तो ग्राफ बनाते हैं। क्लियर है सभी को, ये प्रॉपर्टी क्लियर है। अगर आप इसका डोमेन देख रहे हो तो डोमेन में आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, बट इसके रेंज में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिल रहा है, इंटीजर मिल रहा है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिल रहा। बोलो एक बार, सही है। चलें आगे, बना लिया डायग्राम, बना लिया ग्राफ, किसी का कुछ रह तो नहीं रहा, चलते हैं आगे। अब देखो जैसा कि हमने ये पहले भी पढ़ रखा है,
प्रॉपर्टीज देखो, ग्रेटेस्ट इज इक्वल टू के माइनस के इज इक्वल टू माइनस के प्लस वन। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ के इज इक्वल टू के कब होगा, जब के एक इंटीजर होगा, ये माइनस के इज इक्वल टू के माइनस वन बिल्कुल गलत है आपने। मैंने ऐसा नहीं लिखा, मैंने बोला कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर के है तो x का वैल्यू k से k प्लस वन। देखो यहाँ पे देखो एक बार माइनस वन पे माइनस वन से माइनस वन प्लस वन जीरो, जीरो पे जीरो से जीरो प्लस वन, वन से वन से टू, एक ज्यादा। क्लियर है ये सोहेल? अब देखो हमारे पास कुछ एक प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी हमने पहले भी पढ़ रखी है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू x से छोटा होता है। x कब होता है जब इंटीजर होगा, छोटा कब होगा जब वो इंटीजर नहीं है। आगे बढ़ते सर। देखो दूसरी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है? अगर आपके पास x प्लस m है और m कोई भी एक इंटीजर लिखा हुआ है तो ये इंटीजर बाहर आ जाएगा बिना किसी दिक्कत के, ऐसा, क्योंकि वो इंटीजर था, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर आ गया। सर कैसे प्रूव करेंगे देखो मैं बताता हूँ। आपको निकालना है 5.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, आंसर सबको पता है सर 5 होता है। अब इसी चीज को देखो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3 प्लस 2.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ये 3 बाहर आ गया, प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.6 लिख दिया। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.6 होता है 2, आंसर देखो इसका भी 5 आ रहा है। क्लियर है क्या सभी को? है ना? दूसरा प्रॉपर्टी लिख लो फटाफट से। अच्छा अगला प्रॉपर्टी देखो एक बार फिर लिख लेते हैं एक साथ। अगला प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x की दो वैल्यू होती है, एक होती है 0 जब x इंटीजर है। देखो अगर x इंटीजर है तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं सर, क्योंकि अगर x इंटीजर होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की साइन की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से इंटीजर है सर। तो ये लिखा हुआ है x माइनस x विच इज 0, समझ में आ गया सर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर x इंटीजर तो कोई दिक्कत नहीं सर, कर लेंगे। अगर x इंटीजर नहीं है तब क्या करेंगे सर? तब आंसर आएगा -1। कैसे सर? चेक करा दो। देखो कोई भी वैल्यू लो, इसकी फॉर एग्जांपल मैं 2.3 लिया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.3, अरे यार पेन, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2.3। अब 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, -2.3 का -3, -2.3 से छोटे इंटीजर कौन-कौन से बेटा? -3, -4, -5, इन सब में सबसे बड़ा -3। आंसर देखो कितना -1 आ रहा है। हां है ना? तो ये प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरी तीसरी। फटाफट से लिख लो तीनों प्रॉपर्टी, फटाफट से लिख लो, और अगर हो जाए तो बता देना एक बार। लिख लिया? चलें आगे। ठीक है, अब क्वेश्चन को एक क्वेश्चन करते हैं ना। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस इज a, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a निकालना है। हमारे पास नंबर क्या दिया हुआ है? log 10 0 पॉइंट कितने हैं? 1 2 3 4 0 0.0000739। बेटा फटाफट से लिखो, और लिख लो फटाफट से लिखो। हो गया है तब बताना। डन? ठीक है ना? अब इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है इसका इंटीजर पार्ट, एक होता है फ्रैक्शन पार्ट। ये हमारे बारे में पूछा है कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? उसकी इंटीजर पार्ट। तो जब भी आपके पास ऐसा आए इसमें 0 पॉइंट या 1 पॉइंट जो भी लिखा हुआ है, ऐसा करके कुछ लिखा हुआ है और हमारे पास है, तो हमें इस पॉइंट को सबसे पहले राइट में शिफ्ट करना है एक डिजिट तक। तो डिजिट को पॉइंट को शिफ्ट करने के लिए तो हमें 10 की पावर 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 की पावर 5 से 10 की पावर -5 से मल्टीप्लाई होगा, बेसिकली 10 की पावर 5 से डिवाइड होगा ना, 5 पॉइंट पीछे इसका है तो डिवाइड करना पड़ेगा, बेसिकली 10 की पावर -5 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो कोई दिक्कत नहीं है, इनटू 10 की पावर -5। अब मैं इसको अलग-अलग करके लॉग की प्रॉपर्टीज मैंने जो पिछली क्लास में पढ़ी थी उनका यूज करके मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, प्लस में log 10 10 की पावर -5। तो ये वाली क्वांटिटी क्या लिखी हुई है? ये लिखी हुई है -5 log 10 10 1 बन गया, प्लस log 10 7.39। अब देखो ये जो क्वांटिटी है ना, ये 1 से छोटी है और पॉजिटिव भी है, क्योंकि देखो पॉजिटिव तो इसलिए क्योंकि बेस भी 1 से बड़ा है, नंबर भी 1 से बड़ा है। अब नंबर जो है वो बेस से छोटा है, तो नंबर जब बेस से छोटा होता है तो आंसर क्या होता है? 1 से छोटा। तो ये एक नंबर था, इसको मैंने दो पार्ट में तोड़ा है, -5 प्लस एक क्वांटिटी जो 0 से 1 के बीच में। तो जो क्वांटिटी 0 से 1 के बीच में होती है वो तो उसका मेंटेसा होता है, मतलब फ्रैक्शन पार्ट। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इंटीजर पार्ट। तो इंटीजर पार्ट क्या है इसका? ये। तो अगर मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं जो कि a को डिनोट कर रहा है, वो कितना है? -5। अब ये मेरे से क्या पूछ रहा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a। तो a का ग्रेटेस्ट इंटीजर बोले तो क्या? -5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। सर वो पहले से इंटीजर है, -5 आंसर आ गया। क्लियर है सभी को? कैसे किया? क्लियर है कि नहीं? हां कि ना? ऑप्शन है कि हमारे पास? ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। बोलो एक बार अगर किसी को कोई डाउट नहीं है। यस राहुल, कोई डाउट? क्लियर? ये साथ में कोई डाउट है? रिपीट करना है शाहीन? देखो शाहीन, हमने क्या किया, इस पॉइंट को 5 डिजिट आगे किसका है, क्योंकि हमें 7 पॉइंट करके कुछ लिखा, तो इसको ऐसे लिखा। हां करना है, एक्सप्लेन करना है, बिल्कुल करना है। जब मैं 5 पॉइंट राइट में खिसकाऊंगा और 10 की पावर 5 से डिवाइड होगा, नहीं -6 होगा। देखो 10 की पावर 5 से डिवाइड होगा तो मैंने स्पेशली दिया। अब इन दोनों को अलग-अलग कर सकते हैं, हमें पता था, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है क्या कि log a m into n को आप लिख सकते हो log a m plus log a n करके, लिख सकते हो ऐसा। तो वही लिखा। अब ये वैल्यू कितनी है? -5, और ये ऐसे लिख दी। अब क्लियरली यहां से दिख रहा है कि ये जो वैल्यू है ना वो 0 से 1 के बीच में है, तो ये इस log का फ्रैक्शन पार्ट रहा होगा और इंटीजर पार्ट कितना? -5। और कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? वही इंटीजर पार्ट होगा। तो a का वैल्यू कितना? -5। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a कितना हो गया? ग्रेटेस्ट इंटीजर -5 इज इक्वल टू -5। यस रूपम, साधना, राहुल, एक बार फटाफट से बता दो क्लियर है कि नहीं? यस मिस्टर राहुल, चलें आगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। अब देखो अगला है फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन। देखो फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन क्या होता है? कोई भी फंक्शन है, कोई भी नंबर है x, उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है उसका इंटीजर पार्ट और एक होता है फ्रैक्शन पार्ट। उसको अपन ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है? अच्छा अगर मान लो x क्या है? इंटीजर है, तो फ्रैक्शन पार्ट उसका क्या होगा सर? 0 होगा क्या? अगर x इंटीजर है तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x 0 होगा, बिकॉज़ इंटीजर में तो 0 जैसे 2 लिखा हुआ है, उसमें कोई पॉइंट डेसिमल पार्ट थोड़ी नहीं है, वो तो सिर्फ इंटीजर है, तो उसका फ्रैक्शन पार्ट क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक है? और उल्टा भी बोल सकते हैं सर, अगर फ्रैक्शनल पार्ट किसी का 0 है तो इसका सीधा-सीधा मतलब यही है कि वो x जो होगा वो क्या होगा? एक इंटीजर होगा, ठीक है? अरे सर फ्रैक्शन जो होता है ना, फ्रैक्शन वो पॉइंटों में होता है, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो जो फ्रैक्शनल पार्ट है किसी भी नंबर का, वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा, मतलब पॉजिटिव ही होगा, राइट? अब एक-एक करके मैं आपको सारे पॉइंट समझाता हूं जो यहां लिखे हैं और जो हमने बात करी है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं। ये मिलता क्या है इससे? इट गिव्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनी नंबर। किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? 0 होगा। देखिए होगा है प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टी देखो, अगर फ्रैक्शनल पार्ट 0 है तो x इंटीजर होगा। फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा। अगर ये 0 से 1 के बीच में, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। क्लियर है सभी को? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है? डेफिनेशन क्लियर है कि नहीं? हां ना बोलो भाई साहब। चलें आगे। हां अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको इसका डोमेन निकालना है। अच्छा सर, डोमेन निकालने के लिए हमें पता क्या है कि हमें x की वो वैल्यू निकालनी है जिससे कि हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइन हो जाए। लॉग डिफाइन कब होता है? जब उसके अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट x जो है वो हमेशा 0 से, जस्ट अभी 1 सेकंड रुको, इसको कंप्लीट करते हैं फिर चलते हैं नीचे। ये हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। हमें पता है सर, क्या पता है लास्ट की बात, कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। बट हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? 0 से बड़ा चाहिए, हमें 0 नहीं चाहिए। तो एक काम करते हैं सर, x की वो वैल्यू हटा देते हैं जब ये 0 हो रहा होगा,
ये जीरो कब होता है? इंटीजर पे होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो एक्स है जनाब वो इंटीजर नहीं होना चाहिए, है ना? तो आंसर क्या आ गया? एक्स बिलोंग्स टू मतलब डोमेन बिलोंग्स टू, तो सारे रियल नंबर में से जनाब हमने क्या किया? इंटीजर को हटा लिया, हाँ है ना? देखो एक बार ऑप्शन ए आ गया आंसर, आर माइनस इंटीजर। अरे बोलो, क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा। फटाफट से लिख लो, तन्वी देख लो उसको, जो भी आपका रह गया फटाफट से कर लो। चले आगे, हो गया? यस तन्वी, आगे बढ़ते ना। तो आंसर आ गया ए, सिंपल था, है ना? चलते आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब देखो अभी तक हमने फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में पढ़ लिया है, अब इसका ग्राफ बनाते हैं, थोड़ी और चीज समझते हैं, फिर क्वेश्चन भी करेंगे थोड़ी बहुत। तो देखिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से, मिलते हैं इस वीडियो के बाद। प्रॉपर्टी नंबर 4 है भाई। अच्छा सर, इसमें इस बार ऐसा नहीं है कि फ्रैक्शनल पार्ट एक्स अगर सर फ्रैक्शनल पार्ट एक्स में अगर कोई इंटीजर चला जाए तो, मैंने कहा बड़ी मस्त बात बोली, ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर कोई इंटीजर जाता तो ये उसे बाहर निकाल के पीछे से दरवाजा बंद कर लेता है, लेकिन अगर फ्रैक्शनल पार्ट एक्स में कोई इंटीजर चला जाए तो ये दरवाजा बंद नहीं करता, ये अंदर ही अंदर उसे खा जाता है। लफड़ा ही खत्म, लफड़ा ही खत्म, खा गया, छोड़ा ही नहीं। बोले तो अगर जैसे फ्रैक्शनल पार्ट एक्स +2 हो जाए तुरंत समझ जाना फ्रैक्शनल पार्ट एक्स हो गया, 2 गया। अगर बाय द वे -3 हो जाए तो ये इंटीजर को खा जाएगा, एक्स ही छोड़ेगा। ओह इंटरेस्टिंग, पॉइंट नंबर 5 पे चलेंगे। एक और पॉइंट सुनो, बहुत काम का पॉइंट। काम का पॉइंट क्या है? काम का पॉइंट ये है कि दुनिया के तमाम नंबर, व्हाट इज द डायलॉग, लिसन द डायलॉग, दुनिया के तमाम नंबर हमेशा इंटीजर और फ्रैक्शन वैल्यू से मिलके बनते हैं। क्या मतलब? कोई भी नंबर हमेशा उसका एक इंटीजर होता है और उसका एक फ्रैक्शन पार्ट होता है। क्या हर बार सही है? चेक करा देता हूं। 4.2 को चेक करिए, 4.2 अपने आप में 4 + 0.2 से बना, हाँ या ना? बना। आपके लिए, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए क्या है? जिसे आपने 4 देखा, मैंने 4 देखा ही नहीं, मैंने उसे 4.2 का जीआईएफ देखा, मैंने उसे 4.2 का फ्रैक्शन पार्ट देखा। अच्छा हाँ, चेक कर लो आप, इसकी वैल्यू कितनी 4, इसकी वैल्यू कितनी 0.2, वापस मिला लो, बन गया। दुनिया के सारे नंबर, हाँ दुनिया के सारे नंबर। इसीलिए ये अपने आप में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ गई फिर से, ठीक है? लेकिन 5 स्टार नहीं, 3 स्टार, ऊपर वाला भी 3 स्टार। सही है, काम की बात है, चल रही है मस्त मस्त। इससे एक्चुअल में क्या हुआ? दो बातें और निकली। क्या बात निकली? किसी ने फ्रैक्शन पार्ट एक्स को आरएचएस में ही पड़ा रखने दिया और ग्रेटेस्ट इंटीजर को उधर ले गया, ऐसा भी हो सकता था। और किसी ने ग्रेटेस्ट इंटीजर को x माइनस फ्रैक्शन पार्ट एक्स भी देखा। ओह ऐसा, हाँ अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन बने, ठीक है? अब क्वेश्चन क्या बने मैं आकर के बात करता हूं। पहले आप यहां की प्रॉपर्टी लिख लो, ज्यादा प्रॉपर्टी, अभी तो 40% प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, 60% तो 12th में लिखेंगे, ठीक है ना? जितनी हमारे काम की है उतनी उतनी थोड़ी दूर तक लिख लेते हैं, राइट? चलो आगे बढ़ेंगे, रेडी? नेक्स्ट चलो अब क्वेश्चन करते हैं, सुनो ध्यान से, एक छोटी छोटी बात सुनो। किसी ने पूछा कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट x 2 देन x बिलोंग्स टू क्या? क्या जवाब आएगा भाई? अगर फ्रैक्शन पार्ट x किसी ने कहते 2 है तो क्या होगा? आपको दिमाग में ये आएगा नहीं, अभी आप सुनने में फर्स्ट टाइम आपको धीरे-धीरे समय लगेगा समझने में। आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शनल पार्ट x हमेशा 0 से 1 में होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टीज बताया, फ्रैक्शनल पार्ट x हमेशा 0 से 1 में, जो चीज होती ही 0 से 1 में है वो 2 दे ही नहीं सकती। माने सो फ्रैक्शनल पार्ट x 2 नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं है, दो चीज रहती है 0 से 1 में, काय 2 दे देगी वो। तो इसका मतलब x कितना? 5, कोई आंसर नहीं आएगा। चलो अगला, भाई डोमेन ऑफ y 1 पर फ्रैक्शनल पार्ट x। मैं आपको पहले से पहले आगे लिख देता हूं, मैं आपको एक काम भी बताता हूं। पहले आप फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ अपनी कॉपी में कहीं ये बना लो, ठीक है ना? मैं आपको इसके बारे में बताता हूं, ये 0 से 1 में है, ये 0 है और ये 1 है, सही है भाई? इसने 1 को टच नहीं किया, दिख रहा है ऊपर की तरफ व्हाइट बॉल आई, सबने हेलमेट पहना, टच नहीं करे, इंसुलेटेड है, ठीक है? तो ये पूरा ग्राफ ऐसा है 45 डिग्री के एंगल पे झुका हुआ, ठीक है ना? सारे 48 डिग्री। एनीवे इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट राइट नाउ इन दिस ईयर, वी आर जस्ट मेंशनिंग इट कि हमने सुना है। आगे आने वाले टाइम में अपन इस पे बात करेंगे, मुझे भी अच्छा लगेगा, हम इस पे बहुत गहराई से बातें करेंगे और शायद एक एक चीज पे एक एक दिन लगेगा। अभी मैं आपको इसमें ज्यादा इसमें समय नहीं दे रहा, अब काम करते हैं। हमें पता है इसकी शक्ल 1/f जैसी है, हाँ हम चाहते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट x 0 ना हो। आपको पता होना चाहिए फ्रैक्शनल पार्ट x अपने आप में 0 कब होता है, पहले ये सोचो, दिमाग में ये चमकाओ कि ये कब होता है। बड़े ध्यान से सुनना, फ्रैक्शनल पार्ट 0 कब होता है? तो आपके दिमाग में फ्रैक्शनल पार्ट 0 जब x इंटीजर तब होता है। क्या? हाँ, अगर x अपने आप में इंटीजर हो तो इंटीजर का फ्रैक्शन पार्ट 0 होता है, जैसे 4 का फ्रैक्शन पार्ट 0 है। इसका मतलब ये कि फ्रैक्शन पार्ट 0 कब देता है? जब x एक इंटीजर हो। अगले ने मना कर दिया है कि x 0 नहीं चाहिए, इसका मतलब x फ्रैक्शन पार्ट 0 नहीं चाहिए, इसका मतलब x अपने आप में इंटीजर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x अगर इंटीजर होगा तो फ्रैक्शन पार्ट 0 देगा, लेकिन अगर इंटीजर नहीं होगा तो ये 0 नहीं देगा। इसका मतलब फिर x होगा क्या? x अपने आप में दुनिया के सभी नंबरों में से इंटीजर हटवा देगा और बाकी सब हो जाएगा। माने x एक्चुअल में नॉन इंटीजर होगा, ये नॉन इंटीजर ही लिखा है। एक बार समझो, देखो दोबारा से बोलता हूं, फ्रैक्शन 1 फ्रैक्शन पार्ट x से माने फ्रैक्शन पार्ट 0 नहीं होना चाहिए। अब सोचो फ्रैक्शन पार्ट 0 कब होता है? जब अंदर इंटीजर जाए, जैसे 15 गया तो आंसर 0 होगा। इसका मतलब ये कि 0 नहीं चाहिए, इसका मतलब इंटीजर नहीं चाहिए। अगर इंटीजर नहीं चाहिए तो आप क्या करोगे कि x के अंदर से इंटीजर हटाओगे, माने r माइनस इंटीजर लिखोगे, माने नॉन इंटीजर। यस गाइस, इज दैट क्लियर? क्लियर है सभी को? अगर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर कोई इंटीजर लिखा है तो फ्रैक्शनल पार्ट खा गया उसको, है ना? ग्रेटेस्ट इंटीजर तो बाहर फेंक देता मार के, फ्रैक्शनल पार्ट खाई जाता है बेचारे को, ठीक है क्या? अरे बोलो, ग्राफ क्लियर है कि ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सब चीज का ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक फंक्शन का, हर एक चीज का, मैथ्स में हम जो भी ग्राफ पढ़ेंगे सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। बनाइए सबने कॉपी में, कोई टाइम चाहिए आपको बनाने के लिए, बना लो फटाफट से, 1 मिनट 30 सेकंड का समय देता हूं मैं, फटाफट से इस पेज को उतार लो। हो गया? चलें आगे। अच्छा अगला क्या बोल रहा है कि यार आपको क्या करना है, इसका डोमेन निकालना है। देखो वही तरीका है डोमेन का हमें पता लगने वाला। देखो डेनोमिनेटर में कोई भी चीज लिखी हुई है, डेनोमिनेटर में कोई भी चीज लिखी हुई है तो वो 0 नहीं हो सकती, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x - 4 का वैल्यू 0 नहीं होगा। अच्छा सर, अगर ये क्वांटिटी 0 नहीं है, कोई भी नंबर अगर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर लिखा है, उस पूरे का वैल्यू 0 कब होता है? जब वो इंटीजर होता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि x - 4 एक इंटीजर नहीं होगा। तो सर x - 4 अगर इंटीजर नहीं है तो सर x भी इंटीजर नहीं होना चाहिए। हाँ मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो x का वैल्यू इंटीजर नहीं होगा, तो r में से हमने सारे इंटीजर हटा लिए। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा है? z - 4 नहीं, r नहीं, r - 4 नहीं। बेटा 4 सिर्फ 4 ही थोड़ी हटाया, सॉरी आप समझे, मैंने सिर्फ 4 भी हटाया। अगर आप मान लो x का वैल्यू 5 लेते हो तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 बनेगा, वो भी 0 होता है। तो r में से हर एक इंटीजर हटाएंगे, वो कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है -4, है ना? तो ऑप्शन कौन सा सही आया है? r में से सारे इंटीजर हटा दिए। क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट? बेटा मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सबको करना है। यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट है, सबको मैं 2 मिनट का 3 मिनट का समय चल रहा है, 3 से समय नहीं, 3 मिनट से समय दे पाऊंगा। सारे ग्रेटेस्ट इंटीजर है, आपको वैल्यू निकालनी है, फटाफट से निकालो।
देखते हैं कितने बच्चे निकाल पाते हैं इसका आंसर जल्दी से। सारे कर लो स्वरूप एक साथ, आप 10 का आंसर एक साथ कॉमा लगा के लिख देना, जिससे कि मैं सबके चेक कर लूंगा एक बार, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि 6 किसका आंसर था, है ना। तो सभी बच्चे एक बार 2-3 मिनट का समय लें, 3 मिनट का समय दे रहा हूं मैं आप सभी को, सारे करें, फिर सबका आंसर एक साथ लिखें कॉमा लगा के, फिर आप मैच कर लेना। बेटा आर माइनस जेड कैसे आ सकता है, तो सारी वैल्यूज है हमारे पास, फाइनल आंसर ला के दो उसका। ये साथ ना आपका ये गलत है बिल्कुल, लास्ट के 3 तो गलती है, पहले के स्टेप को चेक करना पड़ेगा, बट लास्ट के 3 गलत है। आर माइनस जेड थोड़ी होगा इसका आंसर, अंदर एक नंबर लिखा है तो एक नंबर ही आएगा ना। बढ़िया। लास्ट 1.5 मिनट बचा है बेटा, सब लोग ट्राई करो, कुछ बच्चों ने कर भी लिए सारे। हाँ प्लीज डू दैट। चलो स्टार्ट करते हैं, बहुत से बच्चों का आंसर आ गया है, ठीक है। तो पहला तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर 6.25 से छोटे जितने भी इंटीजर है उनमें सबसे बड़ा आंसर सर आ गया, ए 6 आ गया आंसर पहले का, ठीक है। दूसरे में लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -6.25 से छोटे जितने भी इंटीजर है -7 -8 -9 -10 इन सब में सबसे बड़ा -7। तीसरा देखो 7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पहले से वो इंटीजर है बेचारा, तो वही आंसर है। डी देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर -7 अगेन पहले से ही वो क्या है इंटीजर है, तो -7 ही आंसर होगा, ठीक है। अच्छा ई में क्या लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0, तो 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो भैया 0 ही आएगा, है ना। अगला देखो एफ में लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.1, 0.1 से छोटे छोटे कौन से हैं, छोटे छोटे 0.1 से छोटे इंटीजर कौन कौन से सर, 0 -1 -2 -3 -4 इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है 0। यस बोलो। अगला जी वाला, जी में लिखा हुआ है -0.1, यस आशु आपको डेफिनेशन शायद क्लियर नहीं है, -0.1 से छोटे इंटीजर कौन कौन से हैं, यस विवेकानंद कुछ कहना चाहते हैं। ये सर इसका आंसर 1 होगा, -1 होगा ना सर। बिल्कुल सर -1 होगा आपका, बिल्कुल सही है। हाँ देखो 0.1 से छोटे इंटीजर ढूंढो कौन कौन से, -1 है -2 है -3 है, इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है बेटा -1, तो इसका उत्तर कितना आएगा -1। यस आशु क्लियर हुआ आपको, और जिसका गलत था मिसबा आपका बिल्कुल सही था, उमेश आपका सही है, यह स्वरूप 1 नहीं होगा -1 होगा बेटा आंसर, हाँ है ना। यस ऋतिक क्लियर हुआ, ठीक है। अगला देखो एच में लिखा हुआ है -1/13, -1/13 बेसिकली कितना होगा -0 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा, 1/13 कितना होगा 0 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी कितना आएगा -1 आएगा। चलें आगे चलें आगे। जी एच आई 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 में क्या लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर 4/3/4 जिसको 4.75 भी बोलते हैं, आंसर है 4, ठीक है। अगला है जी एच आई जे -4/3/4 जिसको अपन -4.75 भी बोलेंगे, तो -4.75 से छोटे इंटीजर कौन कौन से हैं, -5 -6 -7 -8 -9 इन सब में सबसे बड़ा क्या है सर, इन सब में सबसे बड़ा है -5, तो -5 आंसर होगा ना। यस सोहेल सही बात कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, यस देवराज आपके आई थिंक सारे सही हैं, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। क्लियर है बेटा, किसी को किसी भी पार्ट में कोई भी डाउट है पूछ लो, समय है हमारे पास। अगर मैं आपसे इन्हीं के फ्रैक्शनल पार्ट पूछ रहा हूं, मैंने ग्रेटेस्ट को हटा दिया, मैं पूछ रहा हूं आपसे क्या फ्रैक्शनल पार्ट, कि इन्हीं के फ्रैक्शनल पार्ट निकालो, तो मैंने इसी में सबके क्या पूछे हैं फ्रैक्शनल पार्ट पूछे हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर में मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर में मैं अब इंटरेस्टेड नहीं हूं, फ्रैक्शनल पार्ट में इंटरेस्टेड हूं। तो देखो फ्रैक्शनल पार्ट निकालने का सिंपल सा तरीका है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो पहले पार्ट में देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 6.25, एक्स की जगह पे लिखा हुआ है क्या 6, अरे यार 6.25 -6.25 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, हाँ है ना। तो ये कितना आएगा 6.25 -6 कितना आ गया 0.25। ये एक निकालने का तरीका है, इसी को यूज किया करो। बच्चे क्या गलती करते हैं, बहुत गलती करते हैं निकालने में, नेगेटिव वाला आता है तो फटफट जाते हैं। देखो नेगेटिव वाले में गलती कैसे होती है, अगला वाला देखो। आप में से बहुत से बच्चों को लग रहा होगा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -6.25 होता है कितना 2.25, नहीं गलत है, -6.25 जो तरीका है वो अपनाना है, सही है। तो ये हो गया -6.25 माइनस 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 का, ये हो गया -7, तो ये हो गया 7 -6.25 विच इज इक्वल टू 0.75, ठीक है। अगर नंबर पॉजिटिव है तो डायरेक्ट आता है, अगर नंबर नेगेटिव है तो उसके जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको 1 में से हटा दिया करो। ये ट्रिक बता दिया मैंने आपको, क्या बोला मैंने, अगर नंबर पॉजिटिव है तो डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर नंबर नेगेटिव है तो इस वाले जो फ्रैक्शन पार्ट है ये उसको 1 में से हटाना पड़ेगा। तो देखो तीसरे का 1.75 ना बेटा, 1.75 कैसे होगा, 1 माइनस 0.25 इज इक्वल टू 0.75, 7 -6.25 करोगे तो बेटा 0.75 आएगा ना। फ्रैक्शनल पार्ट राहुल 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता, 1 भी नहीं हो सकता। अच्छा अगला देखो इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0, इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0, 0 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, 0.1 का 0.1 ही है, -0.1 बेटा 0.1 को 1 में से हटाओगे 0.9 आएगा, जी वाले का कितना आएगा 0.9, जैसा कि मैंने आपको ट्रिक बताई है। अगर नंबर नेगेटिव है तो 1 में से हटा दो उसको, उसके फ्रैक्शनल पार्ट को देखने में लग रहा है पे, तो 1 में से 0.1 को हटाएंगे तो कितना मिलेगा 0.9 मिलेगा। 1/13 पहले से ही 0 से छोटा है बट नेगेटिव है तो सर, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 -1/13 कितना होगा, 1 में से हटा दिया सर इसको, फ्रैक्शनल पार्ट उसका 1/13 पहले से पॉइंट वाला नंबर है तो 1 में से उस पॉइंट वाले नंबर को हटा दिया। 4/3/4 सर 4.75 है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4.75 बच्चा देख के बोल सकता है 0.75, पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सर नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव आता है तो दिमाग लगाना आता है सर, तो 1 में से 0.75 को हटा देंगे, आंसर आ जाएगा 0.25 आंसर आ गया। क्लियर है सभी को कैसे किया,
चले आगे कर लोगे, आगे बढ़ते हैं। अब फटाफट से समरी देख लेते हैं आज के लेक्चर की। सबसे पहले हमने देखा कि लॉग डिफाइन तब होता है जब ए पॉजिटिव हो, ए वन नहीं हो, एक्स पॉजिटिव हो। दो तरीके के ग्राफ बनते हैं, जब ए का वैल्यू 1 से बड़ा है और जब ए का वैल्यू 1 से छोटा है, ठीक है। फिर हमने कुछ एक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, मतलब ए का वैल्यू 1 से बड़ा है तो लॉग लगाने पे या लॉग हटाने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता, बट ए का वैल्यू अगर 1 से छोटा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। फिर ये सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी ए 1 से बड़े के लिए, एक सिमिलर टाइप की प्रॉपर्टीज थी ए 1 से छोटे के लिए। आई होप सबने लिख ली होगी, सबको याद भी हो गई होगी। आप इन सारी प्रॉपर्टीज को ग्राफ से रिलेटेड करके लिख सकते हो। फिर हमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटेसा। कैरेक्टरिस्टिक कोई भी लॉग लिखा हुआ है log 10 n करके, तो उसका इंटीजर पार्ट तो क्या कहलाता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक, और फ्रैक्शनल पार्ट क्या कहलाता है, उसका मेंटेसा। फिर हमने देखा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। ग्राफ इसका देखो ऐसा होता है, प्रॉपर्टी देखी थी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू हमेशा x या x से छोटा होगा। x कब होगा, जब वो इंटीजर है। अगर कोई भी इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लिखा है तो ये इसको बाहर फेंक देगा लात मार के, और इसके लिए हमारे पास दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, अगर x इंटीजर है तो 0, अगर x इंटीजर नहीं है तो माइनस। फिर देखा था हमने फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, 0 से 1 के बीच में होगा, इंटीजर के लिए 0 होता है। फिर हमने देखा था इसका ग्राफ, अगर कोई भी इंटीजर लिखा है फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर तो वो उसको खा जाएगा, और ये हमेशा बोल सकते हैं। बेटा बोलो एक बार, सही है क्या? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? एक बार बता दो, अच्छा लगेगा आपकी मुझसे सुन के कि सब नहीं है। चले आगे। बेटा जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि आपको क्लासेस डेली लेनी है, बच्चे डेली ले रहे हैं। हाँ जी बोलिए। डीपीपी अटैक, ये जो हमने पढ़ा ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये सारे क्या है, पीस वाइज है। फ्रैक्शनल पार्ट पीस वाइज है, मॉड्यूलस पीस वाइज है, अलग अलग पीसेस में डिफाइन हो रहे हैं ना, तो इसलिए इनको बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को लेके। मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं, आप में से कितने लोग एक्साइटेड हैं, मेरे को आपका नाम जानना है। तो करें स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं। तो देखें इस वीडियो को बड़े ध्यान से, मिलते हैं इस वीडियो के बाद में, ओके। वॉच दिस। जिसका नाम नंबर क्या है हमारे लिए, ठीक है, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। थोड़ा सा आइडिया देता हूं मैं आपको, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक और नंबर ऑफ डिजिट के बीच में हम लोग रिलेशन निकालने वाले हैं। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया देता हूं बस, ठीक है। अब कैसे काम करता है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए साहब, अगर मेरे से किसी ने कहा कि log 1 की वैल्यू कितनी होती है, तो मैं कहूंगा 0। हाँ बेस 10 है ना, log 1 तो बेस 10 0 होगा, और log 10 बेस 10 1 1 1 1। अच्छा, आपको ये भी जानकर अच्छा लगेगा कि अगर मैं आपसे इसका कैरेक्टरिस्टिक पूछूं तो कैरेक्टरिस्टिक 0 है, और अगर मैं आपसे इसी पॉइंट का मेंटिसा पूछूं तो 0 का मतलब 0.0 होता है, इसलिए मेंटिसा 0 हो गया। अच्छा, तो 1 का मतलब भी 1.0 होता है, तो कैरेक्टरिस्टिक 1 और मेंटिसा 0। हां, और 100 का मतलब 10 का स्क्वायर होता है, 100 का मतलब 10 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर जम करके आ जाएगा, सही ना भाई? अरे log 10 का स्क्वायर बेस में 10 2 जम करके आ जाएगा ना, और 2 और 10 बेस 10 1 हो जाएगा, इसलिए लोग तुरंत समझ जाते हैं कि log 100 टू द बेस 10 इज 2। क्या बात है ना मस्ती बात। अगर ये 2 है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 और मेंटिसा 0 है, अगर ये 1000 है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 3 और मेंटिसा 0 है। हमें मेंटिसा से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, हमें सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक याद रखना है। तो हमारे को ये पता चल गया क्या कि log 1 कैरेक्टरिस्टिक 1 है, ओ सॉरी 0 है, log 10 का कैरेक्टरिस्टिक 1 है, log 100 का कैरेक्टरिस्टिक 2 है, log 1000 का कैरेक्टरिस्टिक 3 है। ये उनकी वैल्यू भी 0 1 2 3 तक है। अच्छा, अब एक और बात, सर log 58 नहीं होता क्या? क्यों नहीं होता? अगर 1 हुआ है 100 हुआ है तो बीच में 58 नहीं होगा? होगा ना? हां होगा। अब सर सोचो 1 का कैरेक्टरिस्टिक 1 है, सॉरी 10 का कैरेक्टरिस्टिक 1 है, हां, और 100 का कैरेक्टरिस्टिक 2 है, तो 58 का कितना होगा? मैंने देखो 10 पे 1 है तो 11 पे 1 पॉइंट समथिंग समथिंग, 12 पर 1 पॉइंट समथिंग समथिंग से थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा और बड़ा 13 के लिए, फिर 15 के लिए और बड़ा, धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते 100 तक पहुंचेगा। तो 100 पे तो 1 था, और सॉरी 10 पे तो 1 था और 100 पे 2 आ गया है, तो इसका मतलब ये कि 10 से जैसे आगे बढ़ा होगा तो बीच में 58 भी रहा होगा, और 58 रहा होगा तो इतना तो पक्का है कि इसका वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग समथिंग रहा होगा। हाँ, अगर इसका वैल्यू समथिंग समथिंग रहा तो वैल्यू से मतलब नहीं, लेकिन मुझे पता है कि कैरेक्टरिस्टिक डेसिमल के आगे वाला पार्ट होता है, तो मैं कम से कम इतना तो बता सकता हूं कि log 58 का कैरेक्टरिस्टिक जो होगा वो 1 होगा। ओह एक मिनट सर, मैं पकड़ नहीं पाया, मैंने एक और चांस देता हूं। चलो 100 की log वैल्यू कितनी? 2, सही है। कैरेक्टरिस्टिक कितना? 2, सही है। 1000 की log वैल्यू कितनी और कैरेक्टरिस्टिक भी 3, तो 100 से लेके 1000 तक जाते समय बीच में जो भी नंबर पड़ा, सही ना, जैसे मान लो 783 पड़ गया, अगर बीच में 783 पड़ गया तो ये क्योंकि 100 से बड़ा है और 100 का कैरेक्टरिस्टिक 2 है, तो इसकी वैल्यू धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते 2 पॉइंट समथिंग समथिंग हुई होगी, क्योंकि 1000 होते ही तो 3 हो जानी है। हां, लेकिन हम ये तो समझ गए समथिंग तो मेंटिसा है, और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आई कैन गेट एन आइडिया क्या कि कैरेक्टरिस्टिक 2 है। ये तो बहुत बढ़िया। तो हमने क्या किया, इस तरह से एक लॉजिक बनाया, हमने लॉजिक बहुत अच्छे बनाए। क्या लॉजिक बनाया? हमने दिमाग लगाना चालू करा आईडी से, क्या कि जब भी डिजिट 2 होता है, जब भी डिजिट 2 होता है तो 10 पे वैल्यू 1 होती है, तो हमने समझ लिया कि जब तक 2 डिजिट होगा 1 पॉइंट समथिंग ही होगा। हां, और उस केस में इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो भी 1 होगा। अच्छा, और अगर भाई 3 डिजिट नंबर हो गया तो 100 से बड़ा हो गया, 100 पे कैरेक्टरिस्टिक 2 होता है, 100 का कैरेक्टरिस्टिक 2 है, तो इसका मतलब ये कि इसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग है, क्योंकि 3 डिजिट है, 1000 पे 3 होता है ना भाई, तो ये तो 1000 से छोटा है, पर 200 से बड़ा है, तो 2 पॉइंट समथिंग ये भी होगा, इसका मतलब इसका भी कैरेक्टरिस्टिक 2 होगा। और यहां हमने गजब लिंक निकाला, क्या कैरेक्टरिस्टिक और नंबर ऑफ डिजिट्स के बीच में, कि अगर 3 डिजिट का नंबर हुआ तो 2 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा, अगर 2 डिजिट का नंबर हुआ तो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा। इसका मतलब ये कि हम नंबर ऑफ डिजिट और कैरेक्टरिस्टिक के बीच में रिलेशन लगाने लगे। क्या बात है, लोगों ने बड़े दिमाग लगाया, उन्होंने देखा कि जब भी नंबर ऑफ डिजिट 2 होता है तो कैरेक्टरिस्टिक 1 होता है, जब भी नंबर ऑफ डिजिट 3 होता है तो कैरेक्टरिस्टिक 2 होता है। लोग उल्टा सोच गए। उल्टा क्या सोचा लोगों ने? पता करा क्या कि अगर भाई ऐसा उसको उल्टा देखा जाता तो कैसे होता, ठीक है। अब उल्टा देखने का मतलब समझ लेना, जैसे किसी का कैरेक्टरिस्टिक 5 है तो नंबर ऑफ डिजिट 6 होंगे। ओह, ये सोचने लायक बात थी। जिनको ये बात समझ में आ गई वो ये सोचो कि जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूं, पहले इसको पर विचार करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? log x बेस 10 9.04 है, मान लेते हैं log x बेस 10 किसी x की जो वैल्यू है वो 9.04 दे रही है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है? 9, मेंटिसा कितना है? 0.04, डेसिमल के बाद वाला पार्ट को बोलना है ना भाई, याद है ना? हां, ऐसे भी समझ सकते हो और ऐसे भी समझ सकते हैं कि डब्बा 9.04, और ये क्या है? कर्ली ब्रैकेट 9.04 है ना भाई। अच्छा, फिलहाल कैरेक्टरिस्टिक कितना है? 9, तो जो नंबर ऑफ डिजिट होंगे वो 10 रहेंगे। अरे सोचो ना, अभी लॉजिक से सीखा हमने। यस गाइस, क्लियर है सभी लोगों को? ठीक है ना? कैसे पता लगा रहे हैं? अगर एक डिजिट है नंबर में तो कैरेक्टरिस्टिक 0, 10 है तो एक कैरेक्टरिस्टिक है ना, 10 से 100 के बीच में मतलब 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, तो भी एक ही आएगा, ठीक है। 100 से लेके 1000 तक है मतलब 3 डिजिट का नंबर है, ठीक है, तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर कैरेक्टरिस्टिक के है तो नंबर ऑफ डिजिट कितनी होती है बेटा? k+1, ठीक है। अब देखो ये बात तो हमने सीखी थी किसके लिए? जब हमारे पास जो नंबर होगा वो 1 से बड़ा होगा। अब देखो एक फार्मूला डायरेक्ट है किसका? नंबर अगर 1 से छोटा है, अगर हमारे पास मान लो ऐसा आ गया log 10 0.000732, ठीक है। डायरेक्ट कैसे करना है? आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इसमें पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है ये गिनो, कितनी डिजिट है पॉइंट के बाद? 3 है, तो -3 लिखो, -1 इज योर कैरेक्टरिस्टिक। जितनी भी डिजिट है उसका नेगेटिव कर लेके, जितने भी जीरोस है उसका नेगेटिव लेके -1 करके हमारा आंसर आएगा। डायरेक्ट लिखेंगे डायरेक्ट, ठीक है। कोई भी नंबर ले लो, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, इसमें मैंने ले लिया 0.00000732, ठीक है। तो अब पॉइंट के बाद कितनी जीरो है? 5, तो -5 -1 कैरेक्टरिस्टिक
कितना आ गया -6, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि -6 में अगर मैं एक जोड़ू और मॉड लूं तो वो नंबर ऑफ जीरो आ जाएगा। तो देखो कितना 5 आ रहा है, तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरो जो है वो किसके बराबर है, मॉडुलस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1। क्लियर है कि नहीं है? अगर कैरेक्टरिस्टिक -4 है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, मॉडुलस ऑफ -4 + 1 = 3। अगर कैरेक्टरिस्टिक -5 है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, -5 + 1 का मॉड = 4। क्लियर है क्या बेटा? बोलो एक बार, सिंपल तरीका, डायरेक्ट तरीका। अगर नंबर 1 से बड़ा है तो भी समझ में आ गया, 1 से छोटा है तो भी समझ में आ गया, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमें अब क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है मॉडुलस या लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी कि लॉग की इनइक्वालिटीज को कैसे अपन सॉल्व करते हैं। देखो इंपॉर्टेंट बिल्कुल है, नो डाउट इंपॉर्टेंट नहीं है, सब बिल्कुल नहीं बोल सकते। देखो हमने इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है log ax, तो ये किसी नंबर k से बड़े या बराबर हो सकता है, लेस देन इक्वल टू k भी हो सकता है, ओनली ग्रेटर देन k हो सकता है, लेस देन k हो सकता है, ठीक है। सारी बातें दो चीजों पे डिपेंड है। अगर a का वैल्यू 1 से बड़ा है, a का वैल्यू 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, देखो ये जो x है ना, ये x तो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब डोमेन को इसका निकालेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका निकालेंगे डोमेन। जो डोमेन इसमें निकालेंगे कि उस वैल्यूज पे हमारा जो फंक्शन होगा वो डिफाइन होगा, ठीक है ना। हालांकि मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, चिंता ना करें, पहले कॉन्सेप्ट समझें। तो पहली चीज हमें क्या करनी है, उसका डोमेन निकालना है, क्योंकि हमारा जो आंसर है उससे आगे पीछे नहीं हो सकता, भले कुछ भी हो जाए उससे आगे पीछे नहीं होगा, हमारा आंसर वही रहेगा, ठीक है क्या, है ना। अब देखो अगर a का वैल्यू 1 से बड़ा है, मैं एक बार को पहला वाला केस ले रहा हूं कि हमें सॉल्व करना है, तो जब a का वैल्यू अगर 1 से बड़ा होता है और मैं इसको ट्रांसफर करूंगा तो ये आएगा x, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे a की पावर क्या बचेगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता। क्या बोला मैंने, अगर बेस 1 से बड़ा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। क्या बोला मैंने, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, ग्रेटर देन का साइन होगा, क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने बताया कि इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन में साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता, ये अपने एक्सपोनेंशियल के लिए पढ़ा था, है ना। अच्छा a जब 1 से छोटा है तो फंक्शन होगा डिक्रीजिंग, तो जब मैं यहाँ पे अगर मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है जो आपको समझनी है, ठीक है। तो पहले मैंने क्या बोला कि आपको स्टेप देख लो एक बार फटाफट से। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको निकालना है डोमेन। सर नंबर प्लस समथिंग रहा तो सेम, सर नंबर प्लस समथिंग रहा तो मतलब मैं समझा नहीं, नंबर प्लस समथिंग। अच्छा अगर ऐसा लिखा, जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपको दे दिया log ax + 2 = 3, तो पहले इस 2 को तो भेजेंगे, है ना, फिर इसको ट्रांसफर कर देंगे। अगर log x + 2 log के अंदर है, ऐसा है ना, तो पहले इसको ट्रांसफर करेंगे, फिर इसको पहले इसको a को ट्रांसफर करेंगे और फिर 2 को भेज देंगे, ठीक है। तो कैसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? देखो देखो ध्यान से, पहला स्टेप क्या है, डोमेन निकालना है। डोमेन निकालने के लिए हमें वो चीजें करनी है जिससे हमारा फंक्शन क्या हो जाए, डिफाइन हो जाए। डिफाइन कब होता है, जब बेस 1 से 0 से बड़ा हो, बेस 1 नहीं हो और आर्गुमेंट जो है जो नंबर लिखा हुआ है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। इन तीनों का इंटरसेक्शन लेके हमें क्या मिलेगा, डोमेन मिलेगा। अब डोमेन मिल गया तो दो बातें हैं, कौन कौन सी, बेस अगर 1 से बड़ा है और बेस अगर 1 से छोटा है। तो अगर आप लॉग को रिमूव कर रहे हो इंक्रीजिंग फंक्शन में, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी डू नॉट चेंज, जो मैं आपको बोला वही लिखा हुआ है, ठीक है। अगर बेस 1 से छोटा है और अगर आप इनइक्वालिटी को रिमूव कर रहे हो, मतलब लॉग को रिमूव कर रहे हो, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सर एक आध एग्जांपल लेके समझाओगे तो हमें और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, तो कृपया आप एक एग्जांपल ले लें, बिल्कुल लेंगे, चिंता ना करें। तो एक क्वेश्चन लिख सकते हो आप, लिख लो log base 2x² - 3x इज ग्रेटर देन 0। 2x कर लेते हैं उसको, एक सेकंड ना, एक सेकंड, ग्रेटर देन 1 कर देते हैं उसको, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी, और कुछ नहीं। -1 नहीं, 1 ही सही है, 1 कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, फाइन है ना, ये हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको इसका डोमेन निकालना है। तो डोमेन निकालने की भैया बेस पे कंडीशन थी, तो भैया बेस तो पहले से डिफाइन है 2 है बेचारा, तो ना वो 1 से बड़ा है और 0 से बड़ा है, 1 भी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या है, ये जो नंबर है x² - 3x, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, भले आंसर कुछ भी आए ये पॉजिटिव होगा तभी माना जाएगा। तो यहाँ से x कॉमन ले लिया, x - 3 है ना, भाला फंक्शन के पास में है, भूल गए क्या, कोई बात नहीं, भूल गए तो याद होना चाहिए, रिवाइज कर लो। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हमें चाहिए, पॉजिटिव पार्ट, तो ये पार्ट मेरा डोमेन है और ये पार्ट मेरा डोमेन है। तो x का वैल्यू -∞ से 0 यूनियन 3 से इनफिनिटी, ये तो मेरा क्या है, डोमेन आया, आंसर नहीं आया तक डोमेन आया, ठीक है। अब इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपन। तो देखो बेस जो है वो 1 से बड़ा है और हमने अभी भी सीखा क्या, अगर बेस 1 से बड़ा होता है और अगर मैं ट्रांसफर करता हूं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता, ये 2 लिखा हुआ है बेटा। तो अगर मैं इसको ट्रांसफर करूंगा तो x² - 3x अभी भी बड़ा होगा 2 की पावर 2 which is equal to 4। तो यहां पे अपन लिख दिया x² - 3x - 4 ग्रेटर देन 0, इनटू करने पे 3 माइनस करने, सॉरी इनटू करने पे 4 माइनस करने पे 3, तो x² माइनस का 4x प्लस x - 4 इज ग्रेटर देन 0। तो एक तो आ गया x + 1 फैक्टर आ गया और एक आ गया x - 4 ग्रेटर देन 0, ठीक है। -1 4 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें चाहिए पॉजिटिव, ये वाला। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा डोमेन आया था उससे आंसर बाहर नहीं जा सकता, हालांकि इसके हिसाब से आंसर है -∞ से -1 यूनियन 4 से इनफिनिटी, बट डोमेन के साथ हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इसका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि डोमेन से बाहर आंसर नहीं जा सकता भले कुछ भी होता है, ठीक है। तो एक बार इंटरसेक्शन लेके देखते हैं क्या है, तो यहाँ पे कहीं पे 0 आएगा, यहाँ पे कहीं पे 3 आएगा। तो इंटरसेक्शन के लिए डोमेन बोल रहा है कि 0 से छोटा ले लो या फिर 3 से बड़ा। अगर आप देख पा रहे हो इस ब्लू वाले में और इस रेड वाले में ये वाला पार्ट कॉमन है, 4 से बड़ा वाला पार्ट कॉमन है दोनों में, और -1 से छोटा वाला पार्ट कॉमन है। तो आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 4 से इनफिनिटी, यही हमारा क्या है आंसर है। क्लियर है सभी को? बोलो एक बार। यहाँ तो चलो बाई चांस जो हमारा पहले आंसर आया था वही इंटरसेक्शन के बाद आ गया, बाई चांस आ गया, है ना, ऐसा कुछ नहीं, हमें लेना इंटरसेक्शन ही पड़ेगा। क्लियर है क्या बेटा? बोलो एक बार, रिपीट कर देते हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, इसका डोमेन निकाला। डोमेन निकालने का मतलब x की वो वैल्यू निकाली है जिसपे, है ना, जिसपे ये क्या है, पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको x² - 3x को पॉजिटिव किया, x कॉमन लिया, x - 3 0 0 और 3 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो हमें चाहिए पॉजिटिव वाला पार्ट, तो ये 3 से बड़ा 0 से छोटा, तो ये हमारा डोमेन आ गया, ये वाला पार्ट। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, बेस को चेक करते हैं। अब यहाँ बेस क्या है, 1 से छोटा है, 1 से बड़ा है, बताओ 1 से बड़ा है, तो जब मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूंगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। तो ट्रांसफॉर्म किया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुआ, इसको फैक्टर करके आया हमारा आंसर। हमारा आंसर आया -1 से छोटा है, 4 से छोटा, 4 से बड़ा। जैसा कि आपको बताया कि जो भी आंसर आया उसका हमें क्या करना है, डोमेन के साथ लेना है इंटरसेक्शन। तो दोनों का इंटरसेक्शन लिया मैंने, तो ये आंसर आ गया। यस सचिन, राहुल, तन्वी, क्लियर है कि नहीं, बताओ एक बार फटाफट से। क्लियर है बेटा? ये स्वरूप कुछ कहना चाहते हो? आपका माइक ऑन है, डिस्टर्बेंस आ रहा है। 4 कहां से आया बेटा? 4 फैक्टराइज करोगे ना, ये 4 था, 2 की पावर 2 4 होता है आजकल। अर्षित, इसको बेस को पावर में चढ़ाते भूल गए क्या? log ax = n है तो x = a की पावर n होता है आजकल, ठीक है। तो इस 2 को 2 की पावर में चढ़ा दिया, 2 to the power 2 हो गए। चलें आगे। अब देखो हमने लॉग खत्म कर लिया है पूरी तरीके से। अब जैसा कि मैं आपको पहले भी बहुत बार बोल चुका हूं, बहुत बार, हजारों बार मैं आपको बोल चुका हूं क्या, कि मैथ्स में ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं।
इस चैप्टर में हमने बहुत सारे ग्राफ पढ़े हैं फंक्शंस के। सर आंसर आया तो ये रंग नहीं है ना, रेंज नहीं है, रेंज नहीं है बेटा, ये इस x की वैल्यूज है कि आप x की क्या क्या वैल्यू लोगे जिससे कि ये वैल्यू हमेशा 2 से बड़ी आएगी। रेंज थोड़ी नहीं है, रेंज नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो देखो हमने जो बेसिक ग्राफ पढ़े थे उन्हीं ग्राफ्स को ट्रांसफॉर्म करना मतलब होता है चेंज करना। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैंने ग्राफ पढ़ा हुआ है y इक्वल टू मॉड x का बनाना। अब कल को कोई मेरे से बोल दे कि भैया आप मेरे लिए मॉड ऑफ x2 बना दो, टू मॉड ऑफ 2x बना दो, तो इस ग्राफ की मदद से डायरेक्ट इसको कैसे बनेंगे उसको बोलते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, कि हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो इस चैप्टर में हमारे पास कुछ एक अलग अलग तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को बड़े ध्यान से, मिलते हैं इस वीडियो के बाद में। ओके, देखना। हाँ भाई, अगला टाइटल ले रहे हैं हम लोग, ट्रांसफॉर्म को उठाना चाहिए, बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अभी अपने को अब आगे जाने के लिए हमारे को बहुत सारी जगह पे ग्राफ्स की जरूरत पड़ेगी। हालांकि कुछ ग्राफ्स हम लोगों ने पिछली बार देख लिए थे, लेकिन फिर भी इसके सिवा भी बहुत सारे ग्राफ्स हैं जो अभी हमारे को देख लेने चाहिए। तो हम जो भी करेंगे वो ट्रांसफॉर्मेशन से करेंगे। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ की अगर हम लोग चर्चा करते हैं ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ के अंदर पहले कुछ छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा क्या छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं जो सर मुझे पता होनी चाहिए, उस पर पहले बता देता हूँ। ठीक है, छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कुछ बेसिक ग्राफ्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने पहला बेसिक ग्राफ बनाता हूँ, y इक्वल टू x। y इक्वल टू x अपने को सबको पता है, 48 डिग्री पे जाने वाली एक स्ट्रेट लाइन। दूसरे नंबर पे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना प्लीज, y इक्वल टू माइनस x। y इक्वल टू माइनस x होगा, वो इस तरह की लाइन होती है 135 डिग्री पे जाती है। ठीक है, थर्ड ग्राफ सबको आता है y इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ, होपफुली सभी को आता है, ये कुछ ऐसा ग्राफ होगा। ठीक है, y इक्वल टू x स्क्वायर। फोर्थ ग्राफ जिसकी हमारे को जरूरत पड़ेगी वो है y इक्वल टू x क्यूब। y इक्वल टू x क्यूब की अगर हम चर्चा करें तो y इक्वल टू x क्यूब का ग्राफ है, ये मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं सारे ग्राफ, बस सिर्फ आपकी कॉपी में एक साथ रख रहा हूं। पांचवें नंबर पे जो हमारे को जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो है y इक्वल टू रूट x का ग्राफ, सेमी पैराबोला। क्या बोला मैंने? सेमी पैराबोला। तो ये सिर्फ अपर पैराबोला होता है, आधा ऊपर का पैराबोला। राइट है। छठे नंबर पे हमारे को जिस ग्राफ की जरूरत पड़ने वाली है वो y इक्वल टू मॉड x। सारे बेसिक है तो सबको आता है ये ग्राफ, मॉड x ग्राफ सबको आता है। ठीक है ना। सातवां ग्राफ y इक्वल टू में x की पावर, अच्छा यहाँ पे एक और चीज कर दूं, ये रूट x ही नहीं है, x की पावर हाफ भी है, x की पावर 1/4 भी है, x की हर पावर 1 अपॉन इवन वाला सारे ग्राफ रूट x जैसे होंगे। अच्छा जैसे मैं ये x की पावर 1/3 बना रहा हूं, ऐसा ही x की पावर 1/5 भी होगा, x की पावर है ना 2/5 भी होगा, नो सॉरी 1/5 होगा, 1/7 भी होगा। तो x की पावर 1/3 का ग्राफ कैसा होता है? इस प्रकार का ग्राफ। कुछ चीज याद रखनी है आपको। ठीक है, अब जैसे 8th नंबर पे इसका ग्राफ हमारे को जरूरत देगा वो 1 अपॉन x। 1 अपॉन x तो बहुत मस्त है, ये सारे वैसे हालांकि इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ऐसे 1 अपॉन x का ग्राफ ऐसा होगा। राइट, अच्छा अब आते हैं 9th नंबर पे। 9th नंबर पे क्या है? y इक्वल टू 1 अपॉन x स्क्वायर का ग्राफ। 1 अपॉन x स्क्वायर का ग्राफ इस प्रकार होगा, ये ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ जो है 1 अपॉन x स्क्वायर का ग्राफ। इसके सिवा e की पावर x, मॉड x, फ्रैक्शन मॉड x, ये सब मैं मान के चल रहा हूं, आपके दिमाग में भरे पड़े। ठीक है, बस मैं आपको सिर्फ एक बार के बेसिक सारे के सारे ग्राफ एक बार रिकॉल करवा दूं ताकि ये चीजें आपको क्लिक कर जाए। ठीक है, अब पहले सबसे पहले ये ग्राफ और ये ग्राफ के बाद में हम इनमें कितने तरह के रूपांतरण कर सकते हैं, कैसे कैसे इन्हें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बदल सकते हैं, हमारे पास में जैसा क्वेश्चन है वैसे। ठीक है, उसमें सबसे पहले हम जिस पे बात करने वाले हैं वो ये कि अगर fx से a into fx का ग्राफ पूछ लिया जाए, माने आगे पीछे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके पूछ लिया जाए तो क्या करना चाहिए। मैं देखिए याद रखिएगा, आपको क्या करना है, आपको अपने अपने पॉइंट्स को a टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है? a टाइम्स मल्टीप्लाई करके कर देना है, ध्यान से समझ लेना बात को। ठीक है, अब कैसे करना है वो बताता हूं देखो क्वेश्चन के दौरान। तो सबसे पहले टाइप 1 ट्रांसफॉर्मेशन 1। ठीक, स्टार्ट करूं, है ना। ये बेसिक ग्राफ अगर आपने कॉपी कर लिया प्लस में आपने a into fx करके टाइटल डाल दिया तो कैसे? जैसे मान लीजिए 2 into 2x स्क्वायर का ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, x स्क्वायर का ग्राफ बनाऊंगा। अब मुझे अच्छे से पता है कि 2 into x स्क्वायर करते ही क्या होगा, जैसे ही मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे ही मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या होगा आप सोचो। 2 से मल्टीप्लाई करते ही हर चीज 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, हर चीज के साथ क्या होगा 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी ना। अब देखो हर चीज अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी तो इसका मतलब ये कि हर y की वैल्यू अपने से डबल हो जाएगी। जैसे x पर कोई वैल्यू x स्क्वायर के लिए 4 आ रही थी, जैसे x 2 रखने पे क्या आ रहा था, 2 रखने पे 4 आ रहा था, लेकिन अगर मैं यहां 2 रखूंगा तो 8 आएगा ना, तो वही पॉइंट जो यहां मिला था वो अब थोड़ा कंपैरेटिवली ऊंचा मिलेगा। तो इसका मतलब ये कि 2 से मल्टीप्लाई करके हर पॉइंट ऊंचा हो जाएगा। अगर हर पॉइंट अपने से दुगनी हाइट पे पहुंच जाएगा तो जो ग्राफ मिलेगा मेरे को वो ये वाला मिलेगा, और ये जो ग्राफ होगा ये अपने आप में y इक्वल टू 2x स्क्वायर का ग्राफ होगा। लेकिन अगर x स्क्वायर बाय 2 हो तो हर पॉइंट अपने से कंपैरेटिवली आधी y पे मिलेगा, आधी हाइट पे मिलेगा, इसलिए x स्क्वायर बाय 2 का ग्राफ थोड़ा सा बाहर की तरफ फैला होगा। तो हमने एक प्रिंसिपल बनाया। क्या प्रिंसिपल बनाया कि जब भी आप किसी भी फंक्शन की किसी एक से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राफ अंदर श्रिंक होगा, और अगर बाय द वे एक से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राफ बाहर की तरफ फैलेगा। माने अगर बाय द वे किसी ने अगर y इक्वल टू x स्क्वायर बाय 3 पूछा होता तो मैं समझ जाता कि x स्क्वायर बाय 3 तो x स्क्वायर बाय 2 से भी छोटा है, माने और बाहर आएगा ऐसा। अगर किसी ने अगर मुझसे y इक्वल टू 3x स्क्वायर पूछा होता तो मुझे पता समझ में आ जाता कि जो चीज x स्क्वायर में मिल रही थी, जो 2x स्क्वायर मिल रही थी 3x स्क्वायर पे और ज्यादा हाइट पे मिलेगी, तो कंपैरेटिवली और श्रिंक करो। तो y इक्वल टू 3x स्क्वायर का ग्राफ में कंपैरेटिवली और श्रिंक करता। तो जैसे जैसे अंदर वाली वैल्यू 1 से बढ़ेगी मैं ऐसे y एक्सिस की तरफ मूव करना चालू करूंगा। ये थोड़ा सा पहली नई चीज है, मैं कंपैरिजन होगा। ठीक है, चलो अब हम अगला टाइटल ले रहे हैं हम लोग, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। यस गाइस, क्लियर है कि बेटा ये सारे है ना स्टैंडर्ड ग्राफ हैं, बहुत ही ज्यादा काम में आते हैं। अभी इसी चैप्टर में अपन यूज करेंगे इस लेक्चर में, है ना। तो सबको बना लो एक बार, सारे इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं बोलूंगा पहले के 2 इंपॉर्टेंट नहीं है, तीसरा इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है सारे। ठीक है, तो जब भी अपन अगर मान लो a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं y की वैल्यूज को, अगर a 1 से बड़ा है तो वो अंदर की साइड हो जाएगा, और a 1 से छोटा है तो ऐसा मुंह खुल जाएगा, है ना। चलें आगे, बना लिया हमने बेटा। एक बार बता दिया करो यार, इस मत करो प्लीज यार, प्यारे बच्चों को बता दिया करो। हां, इस बैच के बच्चे मतलब प्रॉपर रिप्लाई करते थे। मैंने शायद आपसे बोला था ना कि हां इस बैच के बच्चे रिप्लाई करते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलें आगे, आगे बढ़ते हैं। अब देखो अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हम y की वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई किया था। अब देखो अगर मैं a का मल्टीप्लाई करूंगा x की वैल्यूज के साथ, मतलब अगर मेरे पास ग्राफ है y इक्वल टू fx का, स्क्रीनशॉट में ही होती है, मतलब नहीं होती बेटा। आप है ना मोबाइल में लेते हो तो शायद नहीं होता, कंप्यूटर में आपका स्क्रीनशॉट हो जाता है ना। अब देखो इस पे फोकस करो अभी फिलहाल। देखो फॉर एग्जांपल आपके पास मान लो कोई भी ग्राफ बना दिया मैंने ऐसा, है ना। मैं एक रैंडम कोई भी ग्राफ ले लिया मैंने, ये 0 है, ये 1 है, ये 1/2 है। या फिर एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा और अच्छा समझने के लिए और सिंपल बना देते हैं। 1 2 3 4, ये वैल्यू 1 है, ये ग्राफ है y इक्वल टू fx का। अब कोई मेरे से बोल रहा है कि y इज इक्वल टू 2x का बनाओ, y इज इक्वल टू f ऑफ 2x का। देखो इनिशियली इस वाले ग्राफ में जब मैं x का वैल्यू 1 ले रहा था, जब मैं x का वैल्यू 1 ले रहा था तो 1 पे वैल्यू कितनी मिल रही थी? 1 मिल रही थी। अब जब मैं 2x का वैल्यू 1 लूंगा तब 1 मिलेगा। तो 2x का वैल्यू 1 लेने का मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू 1/2 लूंगा। तो जो वैल्यू स्टार्टिंग में 1 पे मिल रही थी अब वो मेरे को 1/2 पे मिलेगी, क्योंकि 1/2 रखने पे पूरा 1 बनेगा। जो वैल्यू x इज इक्वल टू 2 रखने पे मिल रही थी अब वही मेरे को x इज इक्वल टू 1 रखने पे मिलेगी, हां या ना। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जो हमारे पास पुराना ग्राफ था उनमें सारी x की वैल्यूज में क्या हुआ, 2 से डिवाइड हो गया, हां या ना, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया था तो 2 से डिवाइड किया। तो बस ये करना है। हमारे पास y इक्वल टू fx का ग्राफ है, अगर आपको y इक्वल टू f ऑफ ax बनाना है तो डिवाइड पॉइंट ऑन x एक्सिस बाय a, मतलब जो भी पॉइंट है x एक्सिस पे सबको a से डिवाइड करो, खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? y इक्वल टू cos x का ग्राफ अभी आपको नहीं पता है तो मैं इसका एग्जांपल लेना नहीं चाहूंगा, हालांकि आप देख सकते हो y इक्वल टू cos x का ग्राफ ये होता है, ये वाइट वाला। ठीक है,
अब मैंने को बनाना है y इक्वल टू cos ऑफ 2x, मतलब क्या किया हमने x को 2x से रिप्लेस किया, तो ये जो वैल्यू पाई बाय 2 पे मिल रही थी अब वही वैल्यू मिलेगी पाई बाय 4 पे, जो वैल्यू मेरे को माइनस पाई बाय 2 पे मिल रही थी अब वो मिलेगी माइनस पाई बाय 4 पे, बस आधा कर दिया, आधा मतलब जिससे मल्टीप्लाई किया ना आपने उसी से डिवाइड करना है, अगर 3 से मल्टीप्लाई किया होता तो 3 से डिवाइड होता। क्लियर सभी को? बोलो बेटा, चले आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो अब देखो आपको ग्राफ बनाना है y इक्वल टू रिपीट रिपीट रिपीट। यस विशाखा, हमने क्या बोला आपसे कि आपको अगर f ऑफ x का ग्राफ पता है और f ऑफ ax का बनाना है तो x एक्सिस की जो भी वैल्यूज थी उन सबको a से डिवाइड कर दो, वही ग्राफ मिल जाएगा। जैसे ये ग्राफ था मेरा किसका, f ऑफ x का, अब f ऑफ 2x का मेरे को बनाना है तो f ऑफ x में 1 2 3 पे वैल्यू मिलेगी, अब ये वैल्यू मिलेगी 1/2 2/2 3/2 4/2। क्लियर है? यस विशाखा, चले आगे। देखो आपको ग्राफ बनाना है किसका, y इज इक्वल टू 3 e की पावर x। सबसे पहले बेसिक ग्राफ छाटो जो आपको पता है। बेसिक ग्राफ कौन सा है सर, y इज इक्वल टू e की पावर x, तो सबसे पहले वही ग्राफ बना दिया। ठीक है, ये x का वैल्यू 0 रखने पे y का वैल्यू कितना था 1, ये किसका ग्राफ है y इज इक्वल टू e की पावर x का। अब हमने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई किया, तो जो वैल्यूज 1 थी अब वो वैल्यू कितनी बन जाएगी 3 बन जाएगी, बस बात खत्म। ये हो गया y इज इक्वल टू 3 e की पावर x, खत्म हो गया। क्लियर है? आया ना बोलो एक बार, सिंपल, बहुत ही सिंपल सर, बहुत ही सिंपल है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, अगला देखो आपको ग्राफ बनाना है 3 से डिवीजन, 3 से डिवीजन, हां डिवीजन वाला इसमें करके देखो सर, ट्रिपल हो गया, हो जाएगा। ट्रिपल मतलब जो वैल्यू 1 थी 0 पे वही वैल्यू 0 पे 3 आ जाएगी, तो उसी के हिसाब से मैंने इसको प्लस कर दिया, घुमा दिया। ठीक है, अब देखो आपको ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू 3 ऑफ mod x और y इज इक्वल टू mod ऑफ x by 3। सबसे पहले बेसिक ग्राफ ढूंढो कौन सा है, बेसिक ग्राफ जो हमें आता है वो है mod x का, तो सबसे पहले भैया काम करते हैं mod x का ग्राफ बनाते हैं। तो ये जो मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूं ये है y इज इक्वल टू mod x का ग्राफ। अरे 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 ये तो गलत हो गया, ये है y इज इक्वल टू mod x का। अब y इज इक्वल टू 3 mod x, सॉरी 3 mod x का बनाते हैं। तो जैसे 3 mod x का बनाऊंगा तो अंदर की तरफ आएगा। सर पता कैसे लगेगा मेरे को कि अंदर आएगा कि बाहर जाएगा, मैं तो भूल जाता हूं, मैं बड़ा भोला बच्चा हूं या भोली बच्ची हूं, तो मैं भूल जाता हूं, मैं भूल जाती हूं कि कैसे होगा। देखो 1 पे वैल्यू 1 आएगा, अब mod ऑफ 3x में 3 mod x, सॉरी 3 mod ऑफ x में क्या होगा 3 आएगा वैल्यू, तो ये यहां से पास होगा, तो ये जरूर अंदर वाला गया होगा, हां या ना। अरे 1 पे पहले वैल्यू 1 आ रही थी, अब वही वैल्यू 3 आएगी, तो ये किसका है y इज इक्वल टू 3 mod ऑफ x, ऐसे याद रख सकते हो। अच्छा 1/3 आ जाएगी सर, अगले वैल्यू 1/3 आएगी, 1/3 और छोटी हो गई, तो ये वैल्यू किसका हो गया ग्राफ, ये येलो वाला ग्राफ किसका है y इज इक्वल टू mod x by 3। थोड़ा टाइम बचा लिया मैंने, फटाफट से कर दिया। क्लियर है क्या? बोलो एक बार, देखो रिपीट करते पहले बिल्कुल करेंगे। देखो ये y इज इक्वल टू mod x का ग्राफ था, अब 3 से मल्टीप्लाई होने पे ग्राफ आ जाएगा अंदर की तरफ। ठीक है, पता कैसे लगेगा सर, देखो 1 पे स्टार्टिंग में वैल्यू 1 आ रही थी, mod ऑफ 3x में जब मैं x का वैल्यू 1 रखूंगा अब यही वैल्यू 3 होगी, तो ये अंदर, ये वाली जो लाइन थी अंदर की तरफ जाएगी, हां ना। और इसके लिए mod x by 3 के लिए अब यही वैल्यू 1/3 तो ये बाहर की तरफ आ जाएगी। चलो क्लियर, चले आगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अभी देखो हमारे पास और ट्रांसफॉर्मेशन है, अभी तक अपने सिर्फ दो ही पढ़े ना। अगर मैं y की वैल्यूज को a से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या करेंगे, और अगर मैं x की वैल्यूज को a से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या करेंगे, यही दो चीज पढ़ी अभी तक। अब आगे चलते हैं, देखें इस वीडियो। अगला वेक्टर डाल लीजिएगा fx प्लस माइनस है। अब याद रखना अगर प्लस से हुआ तो a पॉइंट्स अप करना है और अगर माइनस से हुआ तो a पॉइंट्स डाउन करना है, किसको, फंक्शन के ग्राफ को। ठीक है, जैसे क्या करना है इस बात को लिख लीजिएगा, अगर fx प्लस a है तो ड्रॉ y इक्वल टू fx एंड a पॉइंट्स अप कर दो। ठीक है, पूरा a पॉइंट उठा देना। अच्छा उसी तरह से अगर fx माइनस से हो जाए तो क्या करना है, ड्रॉ करना है y इक्वल टू fx को एंड a पॉइंट्स डाउन कर देना, पूरा ग्राफ a पॉइंट्स नीचे कर लो। अगला ग्राफ 1 माइनस mod x, क्या करोगे सर आप, पहले माइनस mod x, कैसे बनता है माइनस mod x, mod x का उल्टा, हां ऐसे, ये लो माइनस mod x। अब क्या करना है, ये बेसिकली है माइनस mod x प्लस 1, इसे एक ऊपर करना है। तो पहली चीज हमें पता है जो चीज 0 0 पर अभी पहले वो 0,1 पे जाएगी, फिर इसी को इसके पैरेलल उठा देंगे, एज इट इज इसके ऊपर ही बना देंगे बिल्कुल। बहुत अच्छा ग्राफ, गुड, याद रखना। आगे बढ़ जाओ, अगले पॉइंट पे आ जाए फटाफट, चलो बिना टाइम वेस्ट करे फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 3। सोच लो क्या करना है, पहले क्या करना है, फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ बनाना है। ठीक है, जो कैसा होता है याद है, खड़ा खड़ा झुंझुने बना दो। अब क्या करना है, 3 पॉइंट ऊपर जाना है। देखो ये जो लाइन है, ये लाइन अपने आप में y इक्वल टू 0 है। अब अपन y इक्वल टू 3 खींचेंगे, पहले 3 ऊपर जाना है ना, पूरा बैड उठेगा, तो पहले y इक्वल टू 3 खींची। अब यही पूरा जो फुलवारी है ऊपर ले चलो भाई की, ऐसे ये किया ना इन्होंने धमाल। अगला वेक्टर डाल लीजिएगा fx प्लस। यस गाइस, समझ में आया। अगर आपने f ऑफ x प्लस माइनस मतलब f ऑफ x मतलब y की वैल्यूज में a ऐड किया है या a सब्ट्रैक्ट किया है, ऐड किया मतलब आपने उसकी वैल्यू बढ़ा दी, मतलब ग्राफ क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और अगर माइनस किया तो ग्राफ क्या होगा, नीचे आ जाएगा, राइट है ना। ठीक है, एग्जांपल में बहुत से बच्चों को ये समझ में नहीं आएगा कि सर माइनस का mod x कैसे बनाया, तो एक बार को टेंशन नहीं लेनी है, अगली वीडियो में हम ये सीखेंगे कि माइनस से मल्टीप्लाई करने पे कैसे ग्राफ बनता है। आप बस ये मान के चलो, अगर आपको पता है कि y इज इक्वल टू माइनस ऑफ mod x का ग्राफ ये है, तो 1 माइनस mod x का ग्राफ कैसे बनेगा, वही इसी को एक यूनिट ऊपर उठा के पैरेलल। समझ में आया? ठीक है, ये भी समझ आया होगा सभी को, राइट। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बहुत बार बोला है बेसिक ग्राफ को छाटना आना बहुत जरूरी है। पहला आपको बनाना बेटा y इज इक्वल टू mod x प्लस 3 का, दूसरा आपको बनाना है y इज इक्वल टू mod ऑफ x माइनस 2 का। मैं दोनों एक ही ग्राफ बनाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक ग्राफ छाटो कौन सा है सर, बेसिक तो बच्चे को पता है y इज इक्वल टू mod x, यही है y इज इक्वल टू mod x बेसिक है। अब mod x प्लस 3 को इसी ग्राफ को पैरेलली ऊपर उचकाना है, कितने यूनिट से, 3 यूनिट से। तो ये जो पॉइंट अभी कॉर्नर जो था वो 0 पे था, अब वही पॉइंट कहां पे आ जाएगा बेटा, 3 पे आ जाएगा। तो ग्राफ बना देते हैं, बिल्कुल पैरेलली उचकाया है इसको अपन ने, ये पॉइंट 0 था, अब ये पॉइंट 3 हो गया, हां या ना, बोलो एक बार, सही है। अब अगला क्या है, -2, -2 का मतलब नीचे ले आना है 2 डिस्टेंस से, तो अब ये 0 पे था, अब ये कहां पे आ जाएगा, -2 पे आ जाएगा। ये ग्राफ है y इज इक्वल टू mod ऑफ x प्लस 3 का, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू mod ऑफ x माइनस 2 का। आंसर क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलें आगे। अभी तक देखो हमने कितने पढ़ लिए, 3 पढ़ लिए है ना, अभी और है, तो चलिए देखते हैं, फटाफट से देखें इस वीडियो को, मिलते हैं इस वीडियो के बाद में। क्या करना है, अगले वाले ग्राफ के ऊपर बात करते हैं। कहानी है, अब ये कहानी है y इक्वल टू में माइनस fx की कहानी। तो अपना अगला टाइप 3 पे आ जाओ, है ना, y इक्वल टू माइनस fx, फटाफट से लिख लो y इक्वल टू माइनस fx टाइप। y इक्वल टू माइनस fx बनाने के लिए क्या करना है, आपको पहले फंक्शन का ग्राफ बनाना है, उसका x एक्सिस में रिफ्लेक्शन बना देना है, उसका x एक्सिस में रिफ्लेक्शन बना देना है। सिखाता हूं, बड़े धैर्य के साथ इसको भी सीखो। ठीक है, तो पहले आपने लिख लिया y इक्वल टू माइनस fx, तो करना क्या है, मेक रिफ्लेक्शन ऑफ y इक्वल टू fx इन x एक्सिस। देखिए बहुत सिंपल, जैसे अपने पास में एक फंक्शन लेते हैं e की पावर x, अब किसी ने कहा नहीं सर मुझे तो माइनस e की पावर x चाहिए था, हां तो क्या करना है, कुछ नहीं, e की पावर x का रिफ्लेक्शन बना दो x एक्सिस में, बस माइनस e की पावर x बन गया।
ऐसा, हाँ, और कुछ नहीं करना, रिफ्लेक्शन बनाते जाना, क्वेश्चन हो जाएगा फिनिश। चलिए आगे नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। अब क्वेश्चन आया माइनस cos x, क्या करोगे? पहले cos x बनाओ, फिर उसका रिफ्लेक्शन बना दो। लो इसका रिफ्लेक्शन, पहले cos x बनाया, याद है ना, ऐसे ही बनेगा। अब इसका रिफ्लेक्शन देखो, तो रिफ्लेक्शन बनाते समय पर ये जो पार्टी है ना, इसका रिफ्लेक्शन इसके नीचे बनेगा, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन, इसका रिफ्लेक्शन यहां बनेगा, यहां। हाँ, ध्यान है, रिफ्लेक्शन नीचे वाले का ऊपर, ऊपर वाले का नीचे बनता है। तो हम सिर्फ रिफ्लेक्शन को देखेंगे। देखो ये तो ओरिजिनल cos x हुआ, अगर इसका रिफ्लेक्शन देखा जाए तो ये होगा, रेड वाला जो है वो माइनस cos x है, ये जो है y माइनस cos x, हमें इसी का ग्राफ बना के बताना है। अब आप देख सकते हो माइनस cos x की रेंज भी अपने आप में, लाल वाले की रेंज भी -1 से 1 है। इसका मतलब ये कि माइनस cos x की रेंज भी -1 से 1 होती है, और डोमेन x बिलोंग्स टू R ही रहता है। अब मैं आपको देता हूं फटाफट से प्रैक्टिस के लिए, जल्दी बताओ, माइनस फ्रैक्शन बाय x बनाओ जल्दी से। माइनस फ्रैक्शन बाय x कैसे बनेगा? कैसे बनाओगे बताओ? माइनस है ना आगे, तो रिफ्लेक्शन बनाना है x एक्सिस में, दैट्स इट। पहले क्या करोगे? फ्रैक्शन बाय x, फिर क्या करोगे? इसका रिफ्लेक्शन, बिल्कुल उल्टा, ये प्लस फ्रैक्शन बाय x और ये माइनस फ्रैक्शन बाय x, लाल वाला इसका जस्ट उल्टा है। क्या करना है? अगले वाले ग्राफ के ऊपर बात करते हैं। अगला ग्राफ क्या कहता है वो जरा देखते हैं। रेडी? अब ये क्या, यस गाइस, अब समझ में आया होगा आपको, आई होप, कि नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने में क्या होता है। समझ में आया कि नहीं आया? उल्टा, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन जाएगा, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन जाएगा, मतलब x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज। अगर मान लो ये ग्राफ है y इक्वल टू fx का, और हमें बनाना है किसका? माइनस fx का, तो जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन गया, और जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन गया। ग्रीन वाला बनाना है, इसको मिटा देते हैं, इससे कंफ्यूजन मिट जाएगा। ठीक है, बढ़िया, तो समझ में आया? लिख रहे हैं ना बेटा सभी लोग? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, देखने में सिंपल लग रही हैं, इंपॉर्टेंट है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब और ट्रांसफॉर्मेशन से देखते हैं, देखें इस वीडियो को बड़े ध्यान से। f ऑफ माइनस x, ठीक है, लिख लो y f ऑफ माइनस, फंक्शन के अंदर माइनस x। हाँ, फंक्शन में अगर माइनस x हो तो क्या करना है आपको? इस बार रिफ्लेक्शन y एक्सिस में बनाना है। किसमें बनाना है? y एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर देना है। कैसे? देखो, जैसे मान लेते हैं किसी ने हमारे को कहा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x, क्वेश्चन के अंदर दिया y फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x, इसका ग्राफ बनाओ। तो पहले मैं क्या करूंगा? फ्रैक्शन पार्ट x का ग्राफ बनाऊंगा, और हर किसी का रिफ्लेक्शन y एक्सिस में। देखो जरा, जैसे ये है ना, इसका रिफ्लेक्शन कहां बनेगा? अगर y एक्सिस को मैं मिरर मानता हूं तो इसका रिफ्लेक्शन इस साइड बनेगा। देख रहे हैं आप? इस साइड बन जाएगा। मैं ढंग से बनाऊं तो ये इस साइड बन जाएगा, ये वाला रिफ्लेक्शन बनेगा। ये हो गया इसका रिफ्लेक्शन, येलो वाले का। अब किसी ने मुझे इसका रिफ्लेक्शन कहां बनेगा? इसका, इस वाले का, इस येलो वाले का, दूसरा येलो वाले का रिफ्लेक्शन कहां बनेगा? तो हम कहेंगे इसका रिफ्लेक्शन उतनी दूरी पे उस साइड बनेगा। तो अब उतनी दूरी पे जाने के लिए हम एक पॉइंट पीछे लगाकर ये वाला रिफ्लेक्शन बना देते हैं, जैसे ऐसे। देखो आप, ये रिफ्लेक्शन बन गया इसका। तो दूसरे वाले का इधर की तरफ बनेगा। तो आपको पता चलेगा कि जो रिफ्लेक्शन बने वो ऐसे बने सारे। मैं जरा दिखाता हूं रिफ्लेक्शन कैसे बने, ऐसे। तो जो रेड 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 बनता गया ना, वो सब रिफ्लेक्शन है, और ये फ्रैक्शन पार्ट ऑफ माइनस x है। क्या है? y में फ्रैक्शन पार्ट ऑफ माइनस x है, ln माइनस x। पहले क्या करोगे? log x, फिर इसका रिफ्लेक्शन, खत्म। टाइप 4, y इज इक्वल टू f ऑफ, यस गाइस, क्लियर है सभी को? हाँ या ना बोलो एक बार। ठीक है, माइनस एक्स मतलब जैसा पॉजिटिव पे था वो नेगेटिव आएगा, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव आएगा। आगे ठीक है, समझ आ गया। ग्राफ बनाते हैं। देखो, हमें ग्राफ बनाना बेटा y इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स का। जैसा कि मैं आपको हर बार बोल रहा हूँ, आपको सबसे पहले बेसिक ग्राफ छाटना है। तो सबको बेटा स्वरूप एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर चले जाएंगे पीछे चलना। ठीक है, e की पावर एक्स का बेसिक ग्राफ है, तो सबसे पहले e की पावर एक्स बना लो। देखो, ये आप तभी कर पाओगे जब आप बेसिक ग्राफ को याद रखोगे। अगर बेसिक ग्राफ आपको याद नहीं है तो भैया बहुत दिक्कत है। ठीक है, अब आपने क्या किया है? x को रिप्लेस किया है माइनस एक्स से, तो x को रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स से, तो y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज। तो इस वाले पार्ट का अगर मैं मिरर इमेज देखूं तो ये आ जाएगा ऐसा। ठीक है, और इस वाले पार्ट का मिरर इमेज आ जाएगा ऐसा। क्लियर है क्या? तो ये जो ग्रीन वाला जो आंसर है वो है e टू द पावर माइनस एक्स आंसर। क्लियर है बेटा? फटाफट से लिख लो सभी लोग। यस, फरूक देख लो एक बार, लिख लो पहले आप। लिख लिया हो तो बता दो। लिख लिया? चलें आगे। आगे ये भी कर लिया, सिंपल सी चीज थी। ठीक है, e की पावर माइनस एक्स हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब अभी हमारे पास कुछ एक और ट्रांसफॉर्मेशन है, तो देखें इस वीडियो को बड़े ध्यान से। y इज इक्वल टू fx प्लस माइनस x हो, तो y इज इक्वल टू fx के ग्राफ को x इज इक्वल टू माइनस a पे शिफ्ट कर दो। ठीक है, और अगर बाय द वे fx माइनस a हो तो इसे x की वैल्यू a आ रही है, इसलिए फंक्शन के ग्राफ को x इज इक्वल टू a पे शिफ्ट कर दो। मतलब हर बार x की वैल्यू निकालें, हाँ, सिर्फ हर बार x की वैल्यू निकालो, उधर शिफ्ट कर दो। उस अपने को क्या करना है? इससे x की वैल्यू π/4 आ रही है, इससे x की वैल्यू π/4 आ रही है ना, तो अपन क्या करेंगे? शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट y इज इक्वल टू sin x एट x इज इक्वल टू π/4। हम x इज इक्वल टू π/4 से स्टार्ट करेंगे। कैसे बताता हूं देखो, ऐसे क्या करना, ये हमारा sin x है। ठीक है, sin x शुरू होता है 0 से। अब 0 से ना शुरू करके इसे हम π/4 से शुरू करेंगे। माने ये जो पॉइंट है ना, ये शिफ्ट हो जाएगा, ये अपने आगे चलेगा धीरे से आगे। राइट है? कैसे? ऐसे, ये इस तरह से π/4 आगे चला गया। जो चीज 0 पे थी ना वो π/4 आगे चलेगी। अच्छा, ये π/4 आगे चलेगी, इसलिए पाई वाली चीज भी π/4 आगे चलेगी। तो ये जो पॉइंट है ना, ये π प्लस π/4 हो गया, और ये वाला जो पॉइंट है 2π प्लस π/4 हो गया। हर चीज π/4 आगे गई, तो ये 0 प्लस π/4 हो गया, ये माइनस π प्लस π/4 हो गया। हर चीज π/4 आगे चलेगी, आगे आगे की तरफ शिफ्ट होगी। समझे? मेरे मतलब रिफ्लेक्शन ऐसे लिखेगा, आगे की तरफ शिफ्ट होगी, हर चीज आगे की तरफ शिफ्ट होगी, है ना? हर चीज π/4 आगे चलेगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, गुड। ये सेकंड गुड है ना। अगले पे चलते हैं। अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना हो तो ln x का ग्राफ बनाना है, और उसे x इज इक्वल टू माइनस c पे शिफ्ट कर देना है। इससे x की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस c। तो क्या करूंगा? शिफ्ट y इज इक्वल टू ln x एट x इज इक्वल टू माइनस c। अब x इज इक्वल टू माइनस c कहां से सर्च करोगे सर? बताओ। देखो, आपने क्या किया? सबसे पहले ln x का ग्राफ सोच लिया, हाँ सोच लिया। अब x इज इक्वल टू माइनस c, पहले मैं आपको बता दूं ये x इज इक्वल टू 0 होता है, कोई डरने की बात तो नहीं है, ये x इज इक्वल टू 0 होता है। अब ये x इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस c यहां होगा, x इज इक्वल टू माइनस c कहीं पीछे होगा। आपने क्या किया? सेम ग्राफ जो था ना, x इज इक्वल टू माइनस c से शुरू करा। बहुत अच्छा। तो ये जो पॉइंट 1,0 था ना, ये पीछे सर गया, क्योंकि आपका जो y एक्सिस तो पीछे सर है, तो आपका जो 1,0 वो भी e पॉइंट पीछे सर गया, तो 1 माइनस e 0 हो जाएगा। हर चीज e पीछे सर के, पीछे पीछे गई, तो 1 माइनस e पीछे जाएगी। अगर π/4 आगे जाएगी तो प्लस π/4 ऐसे करेंगे, x के साथ है। एक्चुअली में इसको देखते फील आती है 1/x की, 1/x की। तो इसका मतलब ये कि हम क्या करेंगे? शिफ्ट करेंगे किसको? y 1/x को। कहां पर? अब सोचो, x प्लस 4 है तो x की वैल्यू -4, एक्जैक्टली x -4 पे शिफ्ट कर देंगे। कैसे कैसे भाई? देखिए सीधी सी बात है, 1/x का ग्राफ नॉर्मली ऐसा होता है। ये कौन सी लाइन होती है? x 0। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले x 4 बनाएंगे, x 4 तो x 4 डेफिनेटली पीछे नहीं मिलेगी। अब यही सेम ग्राफ होगा, वो x 4 पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो लाइन है वो u बनने लग जाएगी, और यहां पर जो लाइन होगी वो इसके बाजू से निकल जाएगी ऐसे। देखिए इस प्रकार आप सोचो, देखो ये 1/x का ग्राफ। अब मैं x 4 ढूंढूंगा और उसी पर 1/x बना दूंगा, x 4 के साइड पर 1/x बना दूंगा। तो अब किसी ने अगर मेरे से पूछा किससे इसका डोमेन क्या होगा, तो वैसे तो देखते पता चलता है कि x की वैल्यू -4 नहीं होगी। तो देखा जाए तो वाकई में ग्राफ -4 पे नहीं है, -4 पे बचा के निकाले। अच्छा, और बाकी रेंज बिल्कुल सेम है। देखो अभी पिछले वाला भी 0 पर टच नहीं कर रहा था, ये भी 0 पर टच नहीं करेगा। अच्छा, अब देखो इसी में एक छोटा चेंज करता हूं। ठीक है, मान लो क्वेश्चन में किसी ने देने वाले ने x 1/x + 4 + 3 पूछा था, क्या वो बात समझ में आई?
नहीं, बहुत बहुत ध्यान से सुनना। अब किसी ने दिया तो 1 अपॉन x प्लस 4 प्लस 3, पिछला वाला था ही प्लस 3 और करा, तो मैं क्या करता, पिछले ग्राफ को 3 ऊपर कर देता। नहीं देखो दोबारा से देखो, ये ग्राफ अभी 1 अपॉन x प्लस 4 का पिछला वाला ग्राफ था। अब मैं क्या करूंगा, इसको 3 ऊपर कर दूंगा। अब 3 ऊपर करते ही आप ध्यान से देखो, ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन जो डॉट 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 है, ये y को 3 को टच नहीं कर रहा। इसका मतलब ये कि कल को किसी ने मान लो इसकी रेंज पूछी, तो मैं रेंज को देखते समझ जाऊंगा कि रेंज में 3 नहीं है, r-3, 3 वाली लाइन मिसिंग है, टक टक टक, गायब है, गायब। और डोमेन में क्या सीन है, और अगर किसी ने डोमेन पूछा तो डोमेन में -4 नहीं है, r-4, माइनस का 4, -4 जो है वो वाली लाइन मिसिंग है। ओके गाइस क्लियर है? f ऑफ x प्लस आप कर रहे हो, मतलब x की वैल्यू आपने इंक्रीज करी तो ग्राफ जो होगा वो लेफ्ट में शिफ्ट होगा। माइनस a से शिफ्ट करने का मतलब क्या बेटा, लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया। और f ऑफ x माइनस a किया तो a शिफ्ट करने का मतलब क्या है कि आपने उस ग्राफ को कहां शिफ्ट किया है, राइट। ठीक है, आई होप ये ग्राफ भी क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, चले आगे। अब क्वेश्चन करते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये शुरू करो बेटा। आपका माइक में से डिस्टर्बेंस ज़्यादा आ रहा है, आपकी आवाज हमारी से बढ़िया आप चैट पे ले। ठीक है, देखो अब मैं क्या करूंगा, मेरे को जो बेसिक ग्राफ पता है वो पता है सिर्फ और सिर्फ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मैं इस बेसिक की फॉर्म में तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। कैसे बनाएंगे सर, एक बार तनवी इसको बना लेते हैं, फिर अपन बैक चलेंगे, सारी स्लाइड दोबारा करूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, तो y इज इक्वल टू, इसको मैं लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/2। देखो 1/2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि 2 कैंसिल होगा, ये पूरा x ही लिखा हुआ है और x ही मेरे को चाहिए। मैंने क्या किया, प्लस में 1/2 का स्क्वायर ऐड किया, 1/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया और प्लस 1 किया। इस तरीके को बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाना, आपने 10th क्लास में सीखा होगा। ये जो क्वांटिटी लिखी है और ये जो क्वांटिटी लिखी है वो सेम है, तो ये कटेगा और ये भी कटेगा, तो ये भी लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब देखो यहाँ से यहाँ तक जो क्वांटिटी है ये लिखी हुई है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, व्हिच इज नथिंग बट a प्लस b का होल स्क्वायर। माई सर e की पावर x में e की वैल्यू से शिफ्ट होगा ना, e की वैल्यू से बेटा x की x पे डिपेंड करेगा ना, अगर x पे आपने को जोड़ा है या घटाया, e तो कांस्टेंट है। ठीक है, ये ऐसा है माइनस का 1/4 प्लस 1। तो देखो हमें अब ग्राफ जो बनाना है वो बनेगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस का 3/4। ये ग्राफ बनाना है। अब इसका जो बेसिक ग्राफ है वो मेरे को देखा देखा सा लग रहा है। इसका जो बेसिक ग्राफ है, बेसिक ग्राफ कौन सा बेटा बताओ, बेसिक ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा बेसिक ग्राफ है। ठीक है, हाँ देखो मेरे को ग्राफ बनाना है किसका, y इज इक्वल टू x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस का 3/4, ये मेरे को ग्राफ बनाना है। सबसे पहले मैं बनाऊंगा बिल्कुल बेसिक ग्राफ जो कि होगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो है वो बच्चे को आता है ये। ठीक है, अब अगला ग्राफ जो मैं बनाने जा रहा हूं वो बनाने जा रहा हूं y इज इक्वल टू x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, मतलब x को हमने रिप्लेस किया है x प्लस 1/2 से। अच्छा सर, x को आपने रिप्लेस किया है x प्लस a से, तो वो a डिस्टेंस लेफ्ट में आ जाएगा, मतलब ये पॉइंट जो 0 था अब ये पॉइंट किस पे आ जाएगा, -1/2 पे, राइट। लेफ्ट में किसका आ गया ये, हाँ है ना। अच्छा अब तीसरा जो मेन ग्राफ है वो किसका ग्राफ है, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस का 3/4। अच्छा सर y की वैल्यूज में आपने प्लस 3/4 किया है, इसका मतलब आप जो येलो डॉटेड ग्राफ है उसी को 3/4 ऊपर चढ़ाओगे, हाँ या ना बोलो एक बार। तो यही ग्राफ को मैंने क्या किया, 3/4 डिस्टेंस ऊपर चढ़ा दिया, तो ये पॉइंट है 3/4 और ये पॉइंट है कितना, -1/2। सही बात है क्या। तो ये जो रिक्वायर्ड ग्राफ है ये ग्राफ किसका है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। मैं एक बार दोबारा पीछे से लेके आ रहा हूं प्रॉपर जो भी हमने पढ़ा था। ठीक है, जिसका जो भी रहेगा फटाफट से लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। यस तन्वी फटाफट से लिख लो एक बार। हो गया, यस हो गया। साइन तो वाला कुछ देखना है क्या, कुछ साइन वाला देखो, साइन का ग्राफ अभी हम पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ेंगे, अगले चैप्टर पढ़ेंगे साइन का ग्राफ। तो अभी आपको अगर नहीं समझ आता है साइन का ग्राफ कैसे बनाया तो कोई बात नहीं ना, आप याद कर सकते हो कि साइन का ग्राफ ऐसा होता है, ये साइन का है और -π/4 मतलब इसी ग्राफ को π/4 राइट में शिफ्ट किया, तो ये 0 था 0 प्लस π/4 होगा, ये पाई तो था पाई प्लस π/4 होता है। डन, बहुत ही बढ़िया। ये भी ग्राफ हो गया हमारा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, राइट। आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी हमारे पास कुछ एक और बचे हुए हैं, तो फटाफट से इसको देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखें इस वीडियो को बड़े ध्यान से, मिलते हैं वीडियो। भाई अगला है फंक्शन में जब मॉड एक्स हो, है ना, शायद मेरा लग 6 पे आगे फंक्शन में मॉड एक्स टाइप। अगर फंक्शन में मॉड एक्स हो तो करना क्या है भाई, देखिए मॉड एक्स क्या चाहता है, एक्स अगर पॉजिटिव हो तो एफ एक्स का ग्राफ बनाओ और एक्स अगर नेगेटिव हो तो माइनस एफ एक्स का ग्राफ बनाओ। ठीक है भाई, अगर भाई आपको बताऊं तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माने इधर वाले इलाके में तो पूरा फंक्शन का ग्राफ बनाओ, फिर माइनस एफ एक्स का ग्राफ बनाने के लिए उसके जो राइट हैंड साइड वाला उसकी मिरर इमेज बना दो। कैसे कैसे, जरा ध्यान से, धीरे धीरे सिखाता हूं, जरा ध्यान से सीखना। ठीक है, एफ ऑफ माइनस एक्स में से गलती हुई है, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या करो, राइट साइड में तो फंक्शन का ग्राफ बनाओ। ठीक है, और लेफ्ट में माने एक्स लेस देन 0, एक्स लेस देन 0 माने इस इलाके में इसी की मिरर इमेज वाई एक्सिस में बना दो। तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा जब भी एफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाते हैं तो दो ग्राफ बनाते हैं बेसिकली। कौन कौन से दो ग्राफ बनाते हैं, एक ए मिसिंग करेगा। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 के राइट राइट में सिर्फ फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं, एक्स इज इक्वल टू 0 के राइट राइट का फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं, एक्स इज इक्वल टू 0 के राइट राइट का फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं और लेफ्ट में उसकी मिरर इमेज बनाते हैं। मान लो आपको मेरी बात थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही है, तो करना क्या है, स्टेप नंबर 1 पहला एक्स ग्रेटर देन 0 में जाकर के फंक्शन का ग्राफ बनाना, इसे इक्वल टू 0 तक ले जाओ। फिर क्या करना, फिर जो बन गया ग्राफ, जो बन गया ग्राफ उसी ग्राफ की वाई एक्सिस में मिरर इमेज बनाना। तो स्टेप नंबर 2 क्या है, मेक इमेज ऑफ द मेड ग्राफ इन वाई एक्सिस। कैसे कैसे, बहुत अब यहां देखो, यहां तक तो पहले थ्योरी थ्योरी, अब समझना मेरे पे छोड़ दो। जैसे मान लो किसी ने कहा कि सर y इज इक्वल टू में e टू द पावर मॉड x का ग्राफ बनाओ, किसका, y इज इक्वल टू e टू द पावर मॉड x। तो पहले क्या करूंगा, अगर मुझे e टू द पावर मॉड x का ग्राफ बनाना तो मैं e की पावर x का ग्राफ बनाऊंगा, किसका, e की पावर x, मॉड x सब दिमाग से निकालो, e की पावर x का ग्राफ बनाऊंगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में, यहां तक टच करते हुए e की पावर x का सिर्फ इतना ग्राफ बनाया, बना दिया। बनाने के बाद अब ये y एक्सिस है, होप आपको स्ट्राइक कर गया, ये अगर y एक्सिस है तो y एक्सिस में इस येलो ग्राफ की इमेज बनाऊंगा, तो इमेज ऐसी बनेगी। ये जो ग्राफ और इमेज है ये मिलाकर के टोटल e की पावर x बनेगा, ये और ये दोनों e की पावर मॉड x का ग्राफ है। दिमाग चलाओ, और x की जगह मॉड x, सर x की जगह जब भी मॉड x राइट साइड का ग्राफ बनाओ, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला। हां अब देखो, पहले अंडर x का ग्राफ बनेंगे, सिंपल। फिर क्या करेंगे, उसकी मिरर इमेज बनाएंगे और ये दोनों मिलकर के जो होंगे अंडर मॉड x का ग्राफ दे देंगे। अरे गजब, थोड़ा क्लियर होता है। अब थोड़ा और मुश्किल करता हूं, क्या करना है, मान लो अगर भाई मेरे को इसका ग्राफ बनाना है, इसका f मॉड x, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं y x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का ग्राफ बनाऊंगा, ताकि मेरे पास फंक्शन का ग्राफ है। अब देखो इसका मतलब हो गया, हमें सबको बताना चाहिए x - 2 x - 3, आपको टर्निंग पॉइंट अगर पता हो तो टर्निंग पॉइंट आ रहे हैं 2 और 3। ठीक है, फिर प्लस माइनस प्लस और माइनस होते हैं दोनों, और ये ग्राफ जो बनेगा, ये ग्राफ जो होगा ये y में x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 का होगा, माने fx का ग्राफ होगा।
ये फंक्शन का ग्राफ बना, तो ये फंक्शन का ग्राफ जो मैंने बनाया है ना, वो ये बना मेरा, देखो इधर इधर का, सिर्फ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 0 का बनाया है ये, लेकिन ये इसका ग्राफ है। जैसे मॉड x लगेगा, मॉड x लगते ही राइट साइड की इमेज बन जाएगी लेफ्ट में, और लेफ्ट वाला गायब नेगेटिव पे, तो नेगेटिव वाले के ग्राफ को हटा दिया और पॉजिटिव वाले को बना के दोबारा। ठीक है, चले आगे। ठीक है, अब देखो, अब अभी हमने मॉड जो लगाया था वो सिर्फ और सिर्फ x पे लगाया था। अब हम क्या बात कर रहे हैं, मॉड जो लग गया है वो y पे लग गया है। ठीक है, अब समझो ध्यान से। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी ये ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ मॉड लगने का मतलब क्या है कि सही सर y की जो वैल्यूज है वो नेगेटिव नहीं हो सकती है। अच्छा, तो नेगेटिव नहीं हो सकती मतलब सर ये जो वैल्यूज है ना, ये वाली, ये जो नेगेटिव है इनको पॉजिटिव बनाना चाहिए। देखो पॉजिटिव है पहले से, तो कोई दिक्कत नहीं, तो मॉड पे काम ही नहीं है। ये जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बनेगी। अच्छा, तो इसका मतलब इस नेगेटिव वाले को हटाओ और इसका मिरर इमेज ले लो। हाँ है ना, बोलो एक बार। तो हमें बेसिकली करना क्या है, हमें उसका रिफ्लेक्शन लेना है जो बिलो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के जो नीचे है उसको आपको ऊपर कराना है। क्लियर है आपको, है ना, जो पहले से ऊपर है उसको आगे नहीं लगाना है। ठीक है, अब देखो इसको बनाते हैं। सबसे बेसिक ग्राफ है इसका x की पावर 1/3 का, स्टार्टिंग में बनाया था बेटा x की पावर 1/3, अगर आपको याद हो। ऐसा कुछ होता है क्या, है ना। अब ये पहला बेसिक ग्राफ है। दूसरा क्या हो रहा है, y = x - 2 की पावर 1/3, मतलब x को रिप्लेस किया है x - 2 से, तो ये जो पॉइंट 0 था वो अब राइट में चला जाएगा 2 डिस्टेंस, मतलब ये पॉइंट हो जाएगा 2 पे, तो ये बनेगा ऐसा कुछ। हाँ है ना, ठीक है। अब मॉड लग गया। अब तीसरे में क्या हो रहा है, पूरे पे लिखने का टाइम देंगे बेटा 1 मिनट, चलो लिख लो आप, पहले 1 मिनट का समय देता हूँ, उससे ज्यादा नहीं पाऊंगा। 1 मिनट का समय ले लो आप, चलो आप भी याद रखोगे, ले लो समय, ले लो, लिख लो आराम से। लिख लिया, ये स्वरूप हो गया। बोलो बोलो, हो गया ना, है ना। अब देखो तीसरा क्या है, हमारा जो तीसरा ग्राफ है वो मॉड्यूलस ऑफ x - 2 की पावर 1/3। अच्छा, पूरे पे मॉड आ गया y पे, मतलब जो पार्ट नेगेटिव था ये वाला पार्ट, इसको हटा के इसी का मिरर इमेज, तो इस वाले पार्ट का मिरर इमेज दे रहा हूं मैं, ये वाले पार्ट, तो ये और ये पंचीस आ गया, पंची बनू ऐसा। सही है क्या, तो ये ग्राफ किसका है हमारा, जो हमें चाहिए। बोलो बेटा, क्लियर है सभी को, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, सिंपल है ना। स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे, बनता जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये हमने कर दिया। ठीक है, अब लास्ट हमारे पास बचा है ट्रांसफॉर्मेशन, तो देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन है ये। फिर सबको एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूंगा, जिसका कुछ भी छूट गया हो, कोई सा भी लिखने को रह गया हो, तो फटाफट से लिख लेना। देखो इस वीडियो को बड़े ध्यान से, मिलते हैं इस वीडियो के बाद। मॉड एफएक्स में क्या करना है, बस मैंने कहा इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी बता देता हूं। मॉड एफएक्स, मॉड वाई इज इक्वल टू एफएक्स में क्या करते हैं, मॉड वाई इज इक्वल टू एफएक्स में क्या करते हैं, हम पहली बात तो सिर्फ अबोव एक्स एक्सिस का ही ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अबोव एक्स एक्सिस का ही ग्राफ बनाते हैं, और जो भी ग्राफ बन जाए उसका इमेज बनाते हैं, मिरर इमेज उसी के नीचे। तो पहला काम क्या करते हैं, मेक ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू fx अबोव एक्स एक्सिस ओनली, इसे ओनली और लिख दूं। सेकंड क्या करते हैं, मेक रिफ्लेक्शन ऑफ मेड ग्राफ इन एक्स एक्सिस, जो भी ग्राफ बन गया उसकी एक्स एक्सिस में इमेज बनाते हैं। ठीक है, आपने कॉपी क्या होगा, उम्मीद है आप जैसे ये कॉपी किया होगा तो आगे चलें। जैसे मैं आपको बना के दिखाऊं कुछ, जैसे y इज इक्वल टू मॉड y इज इक्वल टू x, मॉड y इज इक्वल टू x, तो आपको पता है y इज इक्वल टू x का ग्राफ ऐसा होता है, उसमें सिर्फ वही पोर्शन लिखना है जो अबोव एक्स एक्सिस है, और अबोव एक्स एक्सिस सिर्फ इतना इतना। तो पहला स्टेप पूरा हो गया, मेक ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू फंक्शन अबोव एक्स एक्सिस ओनली, इतना ऊपर ऊपर का ही बनाना है, और जो बन गया उसी की इमेज एक्स एक्सिस में बनानी है, तो इसकी इमेज एक्स एक्सिस में ऐसी होगी। और ये जो बनाना ये मॉड y इज इक्वल टू x है, और ये फंक्शन नहीं है, आप समझ सकते हैं, कोई भी स्ट्रेट लाइन से दो बार काटेगी। हाँ चलो, एक भी सेकंड नहीं है मेरे पास वेस्ट करने के लिए, आगे बढ़ेंगे। अगला अगला है मॉड y इज इक्वल टू ln x। क्या करना है, कुछ नहीं, ln x का ऊपर ऊपर का ग्राफ बनाओ। क्या करो, ऊपर ऊपर का ग्राफ, ln x का ग्राफ बनाना है, सिर्फ ऊपर ऊपर का, ये बनाया, और फिर इसकी इमेज बना दी। बस मैं आपको सिर्फ बताऊं कि हालांकि तो इंपॉर्टेंट, लेकिन क्लिक करना चाहिए आपको कि ये क्या कहानी है। ठीक है, अच्छा, अब अगर आपने यहां पे भी कॉपी कर लिया, एक लास्ट इसी के अंदर और लेके चलता हूं। अगला ग्राफ मॉड y इज इक्वल टू 1 माइनस मॉड x, जिसको मैंने आपको सिखाया था, गुड लिखा था, सिर्फ दो ही फंक्शन लिखा आपने उसमें, पहला माइनस मॉड x प्लस 1, तो पहले माइनस मॉड x बनाया, उसे एक ऊपर कर दिया, ये अभी तक 1 माइनस मॉड x बनाया, y इज इक्वल टू में 1 माइनस मॉड x बनाया अभी तक। अब जैसे ही आप मॉड y लिखोगे, मॉड y लिखते ही मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसके नीचे की लेग्स उड़ा दूंगा, याद है ना, हां बिलो x एक्सिस वाला सारा साफ कर देंगे अपन। अब सिर्फ अबोव x एक्सिस रह गया, तो इसका मतलब स्टेप नंबर 1 पूरा हो गया कि 1 माइनस मॉड x का सिर्फ ऊपर ऊपर का अबोव x एक्सिस ग्राफ बनाओ, और जो भी ग्राफ बन गया उसकी इमेज बनाओ एक्स एक्सिस में। जैसे ही इमेज बनाओगे मॉड y इज इक्वल टू इतना बन जाएगा। और अगर ये बनाना आ गया तो आपको पता नहीं, आपने बाय चांस मॉड y प्लस मॉड x इज इक्वल टू 1 बनाना सीख लिया, और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज एन स्क्वायर फंक्शन में x की जगह फ्रैक्शन वर्ड x आ जाए तो क्या करना है, बस दो स्टेप में करना है। पहला, ग्राफ को 0 से 1 के बीच में कट कर लो। क्या करो, फंक्शन के ग्राफ को 0 से 1 के बीच में कट कर लो, माने x इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 1 के बीच में कट कर लो, और जैसे आपसे कट हो जाए उस कट किए हुए ग्राफ को एक एक दूरी पर रिपीट करना चालू कर दो। कैसे और क्या, सिर्फ एग्जांपल से बताऊंगा, समय ज्यादा नहीं लगेगा, राइट। तो सबसे पहले अगर आपने ये लिख लिया हो या ये हो गया, तो मैं आगे चलता हूं। देखो जैसे e की पावर फ्रैक्शन वर्ड x का ग्राफ है, तो अपन को सबसे पहले अपन e की पावर x का ग्राफ बना लो, ये होता है e की पावर x का ग्राफ। अब 0 का ये x इज इक्वल टू 0, ये x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहां कहीं x इज इक्वल टू 1 होगा। अब x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 1 के बीच में मैंने क्या किया, इसको सबसे पहले कट कर लिया, मैंने 0 पे क्लोज और 1 पे ओपन रखते हुए। अब नीचे पहले से तैयारी करके बैठा हूं मैं, इसी ग्राफ को मैं नीचे लेके जा रहा हूं। मुझे पता है कि ये अपने आप में 1 हाइट है और ये अपने आप में e हाइट है, 1 से e के नीचे का ग्राफ है, ये इसको इसी हाइट पर मैं नीचे लेके गया, बिल्कुल 1 से e के बीच में। अभी तक देखो ये, अब ये 0 से 1 के बीच में है, अब यही ग्राफ मैं 1 से 2 में बनाऊंगा, अब यही ग्राफ 2 से 3 में बनाऊंगा, सेम टू सेम ग्राफ बनेगा, मतलब आपकी बार भी वो झुंझुने बनेंगे e की पावर x से, इधर भी और पीछे भी ये बनेंगे। इसका मतलब करना क्या, पहला काम 0 से 1 के बीच में कट करो और उसे एक एक गैप पे कॉपी कर दो, और सेम हाइट रखते हुए कॉपी करनी है, माने जितनी हाइट पर उतनी हाइट। जैसे मान लो अगर भाई ln फ्रैक्शन वर्ड x का ग्राफ होता तो क्या करते, सबसे पहले ln x का ग्राफ बनाते। अब 0 का है, x इज इक्वल टू 0 ये रहा, और x इज इक्वल टू 1 ये रहा, इसके बीच में कौन सा ग्राफ आ रहा है, ये वाला। अभी देखो हमने क्या देखा था, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ fx देखा था, है ना। मॉड ऑफ fx और मॉड ऑफ y इज इक्वल टू fx में डिफरेंस है, राइट, है ना। तो सबसे पहले वो हटाएंगे जो x एक्सिस के नीचे, फिर उस ग्राफ को हटा दिया, और फिर जो भी बचा उसका y एक्सिस से डॉट चलेगी। क्लियर है सभी को, बोलो एक बार। यस हर्षित, कौन सा क्वेश्चन पूछना था आपको बेटा, ये वाला। यस हर्षित, प्लीज रिप्लाई करो एक बार यार। देखो इसमें हमने क्या किया, y इज इक्वल टू x क्यूब, ये y इज इक्वल टू x क्यूब है। अब x को x क्यूब, x को x माइनस 2 से रिप्लेस किया, तो ये बनेगा। अब x माइनस 2 से रिप्लेस करने का मतलब क्या है, इसी को राइट में शिफ्ट करेंगे बाय 2 यूनिट, तो ये 0 पे था, अब ये 2 पे आ जाएगा, तो ये वाला ग्राफ। अब इस पूरे पे मॉड लग गया, मॉड लगने का मतलब जो ग्राफ नेगेटिव था उसको काट के पॉजिटिव बना दिया, तो ये पंची सा बन गया ग्रीन, है ना।
यस विशाखा, आपको कौन सा पूछना था लास्ट वाला एग्जांपल जो समझ गया वो वाला, ये वाला, ये वाला। देखो मैं दोनों बताता हूँ। देखो मॉड y इक्वल टू ln x, तो पहले y इक्वल टू ln x बनाया। अब इसमें से हम वही पार्ट रखेंगे जो x एक्सिस के ऊपर है, ये वाला, और इसी का रिफ्लेक्शन बस खत्म। ठीक है, ऐसे ही इस वाले में है मॉड y इक्वल टू 1 माइनस मॉड x, तो पहले y इज इक्वल टू 1 माइनस मॉड x बना लो, है ना। तो ये अभी बनाया था, ये माइनस मॉड x है, ये आज के लेक्चर में बनाया ये वाला। अब इसमें से नेगेटिव वाला पार्ट हटा दो, मतलब ये वाला पार्ट हटा देंगे और ये वाला पार्ट हटा देंगे, तो बचेगा कौन सा, ये गुंडी सी बच जाएगी और इसी का रिफ्लेक्शन बस खत्म। चले आगे, है ना। अगर कर्ली ब्रैकेट आएगा मतलब वही फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आएगा, तो जैसा ग्राफ 0 से 1 के बीच में था वही ग्राफ पूरे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है ना, ये यहाँ से प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको जोड़ देंगे। ऐसे यहाँ पे भी ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए फटाफट से समरी की ओर आगे चलते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, कैसे निकालते हैं वो अपन को समझ आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे डोमेन की। डोमेन निकालने के बाद दो पार्ट में डिवाइड है, एक बेस 1 से बड़ा है और एक बेस 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है। अगर बेस 1 से बड़ा है और मैं लॉग को रिमूव कर रहा हूं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है, और बेस 1 से छोटे के साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। क्लियर है? ठीक है, अगर y का वैल्यू a से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या होगा, समझ आया। x प्लस f ऑफ x प्लस माइनस, मतलब y की वैल्यू में अगर a जोड़ा है तो ऊपर जाएगा, a घटाया तो नीचे आएगा। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो उल्टा बिल्कुल रिफ्लेक्शन ले लिया उस ग्राफ का x एक्सिस के अबाउट। अगर x में नेगेटिव है तो y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज। ठीक है, x प्लस a के लिए लेफ्ट में शिफ्ट होगा, x माइनस a के लिए राइट में शिफ्ट होगा। f ऑफ मॉड x के लिए क्या करेंगे, नेगेटिव वाला ग्राफ हटा देंगे और जो पॉजिटिव के लिए था वैसा ही नेगेटिव के लिए। ठीक है, मॉड पूरे पे लगा हुआ है तो जैसा पॉजिटिव y था वैसा ही नेगेटिव y होगा, तो सॉरी जो नेगेटिव y था उसको हटा के पॉजिटिव कर देंगे। सॉरी पहले जो बोला मैंने, क्या करेंगे, जो नीचे था ग्राफ इसको हटा दिया और इसी का रिफ्लेक्शन ले लिया ऊपर चढ़िए ऐसा जाएगा। क्लियर? फिर हमने लास्ट में पढ़ा मॉड ऑफ y इक्वल टू fx, नेगेटिव वाला उड़ा के जो बचा उसका रिफ्लेक्शन। ठीक है, और फ्रैक्शनल पार्ट आएगा, मतलब जो ग्राफ 0 से 1 के बीच में है वही ग्राफ बार-बार रिपीट होगा। यस बेटा बताओ, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी तक। ये पार्ट हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ खत्म हो चुका है। यस बेटा क्लियर है कि नहीं, एक बार रिप्लाई कर दो। अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो एंड लिखोगे तो अच्छा लगता है। यस साधना किस पार्ट में डाउट है, b0 to 1 वाला, b0 to 1 वाला, ये वाला क्या, देखो 0 to 1 का मतलब क्या है, देखो f ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x है। अब हमें पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में रहता है, तो x आप कुछ भी लो जो f के अंदर जो आया है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में, तो जो ग्राफ आपको x की 0 से 1 के लिए मिल रहा है वही ग्राफ बार-बार मिलेगा। क्लियर हो गया? यस यस विशाखा, साधना कम क्लियर है? सर इक्वल में y की जगह x भाई आ सकता है क्या, कौन से वाले में कह रहे हो आप? यस ललित आप किस में कह रहे हो सर, इक्वल में, इस वाले में? सर इक्वल में y की जगह पे x आ सकता है क्या? नहीं, y की जगह x कैसे आएगा, मेरे को आप कुछ भी समझ में नहीं आया ललित, आप क्या कहना चाहते हो? लास्ट का एग्जांपल वाले में बात कर रहे हैं। इस वाले में y इज इक्वल टू ln फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, यही पूछ रहे हो आप? भाई y की जगह x क्यों आएगा, देखो इसका ग्राफ कैसे बनाया, आपको पता है ये ग्राफ 0 से 1 के बीच का है। अब यही ग्राफ बार-बार रिपीट हो जाएगा क्योंकि इनपुट हमेशा 0 से 1 है ना, दिक्कत ये। क्लियर है सभी को जो भी हमने आज पढ़ा है? यस ललित आपका डाउट, स्वरूप आपका डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बता दो एक बार डाउट क्लियर हो गया।